बाजार में आज दिखिए शानदार रिकवरी और कल के विपरीत एक ट्रेडिंग सेशन और दिन की ऊंचाइयों के करीब मजबूती के साथ कारोबार करते हुए बाजार। बड़ा सवाल है कि आखिरी 1.5 घंटे में मजबूती और बढ़ेगी या फिर हम यहां पर रुकेंगे, ठहरेंगे। लेंगे जवाब फाइनल ट्रेड में। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि अब इस तेजी में क्या करना चाहिए, ट्रेंड अब क्या बता रहा है बाजार में, कैसा रहने वाला है। तो अनिल जी, इन सब बातों पर चर्चा करते हैं। पहले बताइए सर, इस समय की बड़ी बातें क्या है। दिन की ऊंचाइयों के करीब बाजार है और निफ्टी 11,050 के पार निकला और टिका भी, और अब भी उसके आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 21,500 के करीब बैंक निफ्टी पहुंचा, उसके पार निकला, अब थोड़ा सा उसके नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स में 600 अंकों की मजबूती है, 37,500 के करीब यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। सरकारी बैंक आईटी शेयरों में बिकवाली है, ये कमजोर है, लेकिन निजी बैंकों से बाजार को सहारा मिलता हुआ दिख रहा है। फार्मा शेयरों से सहारा मिल रहा है, मेटल शेयर मजबूत है, इन सबसे काफ़ी मजबूती आती हुई दिख रही है। यूरोप के बाजारों से मिले जुले संकेत हैं और डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। कोई खास डायरेक्शन, दिशा दशा वहाँ से मिलती हुई नहीं दिख रही है। दीप, बिल्कुल, तो ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक ही हैं सर। जितना भी आज एक्शन हुआ है जो हमारे बाजारों के दम पर ही हुआ है। आपने सुबह बोला था 11,000 के ऊपर ही गेन मानी जाएगी, तो उस लिहाज से देखें तो 60 अंकों की गेन तो आपको निफ्टी पर दिख रही है। और बैंक निफ्टी अभी थोड़ी देर पहले 21,500 के ऊपर था। किस तरह से रीड करना चाहिए इन संकेतों को? क्या आखिरी 1.5 घंटे में मुनाफा वसूली दिखेगी या सस्टेन होगा सर? देखिए दीपा, इसमें कोई डाउट नहीं कि बाजार का मोमेंटम आज के लिए अगर आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्गर, कल के एकदम विपरीत है। कल जहाँ किसी भी लेवल से कहीं कोई खरीदारी के संकेत नहीं थे, वैसा ही आज किसी भी लेवल से कहीं कोई बिकवाली के संकेत नहीं है। कहने का अगर मूड खराब है और मंदी के बारे में सोचना है तो कहने को कह सकते हैं कि दो ही तो चला रहे हैं, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक। फ़र्क ये नहीं पड़ता कौन चला रहा है, फ़र्क ये है कि चल रहा है। और आप देखिए, आज के जो हाईएस्ट रेंज हमने दी थी कि दिन की टॉप रेंज है 11,075, एग्जैक्टली वहीं पर जाकर बाजार ने टॉप अभी तक बनाया है 11,071 का। तो मेरा ये मानना है कि एक बहुत ही बेहतरीन रिकवरी हुई है। और अगर कल की 10,900 के आसपास की क्लोजिंग के बाद अगर बाजार आज 11,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहते हैं और अगर 11,025 के ऊपर बंद हो जाए तो फिर तो कहने ही क्या, फिर तो आप ये कह सकते हैं कि एक दिन के लिए गलती से बाजार नीचे गया था, वापस मजबूत हो गया और मोमेंटम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और वो भी तब जबकि 2-3 दिनों से एफआईज की खरीदारी के आंकड़े खराब हो गए और वो बिकवाली के आंकड़ों में आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आज जो खरीदारी आई है वो डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं। इवन तेजी करने वाले जो ट्रेडर्स जो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि ये तेजी होगी और जिस हिसाब से उन्होंने पोजीशन बनाई, उनकी भी उम्मीद से कहीं ज़्यादा है। तो आज का जो एक्शन है वो उतना ही सरप्राइजिंग है जितना कल का एक्शन है, क्योंकि कल भी हम ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि एक ही झटके में 11,000 तोड़कर 10,900 के नीचे जाकर क्लोज देगा। तो कल की गैप डाउन क्लोजिंग उतनी ही सरप्राइजिंग थी जितनी आज की वापस से गैप अप होकर बाजार ऊपर आकर बंद होता हुआ दिख रहा है। तो बाजार मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से वोलेटाइल होते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा हर रोज आपको अलग ट्रेंड। और अगर आप देखिए, मुझे ये कहने में, मानने में कोई हर्ज नहीं कि पिछले 2 दिनों में शायद जितने ट्रेडिंग में स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए हैं या जितने हम हमारे एक्सपर्ट्स ने भी जो ओपिनियन दिए, अपनी राय दिए, वो काफ़ी हद तक कुछ केसेस में, कई केसेस में स्टॉप लॉसेस में बदले। तो उसका रीज़न यही है कि बाजार आपको इंट्राडे में कुछ अलग मूड दिखा रहा है, ओवरनाइट कुछ अलग दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रखनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही तरफ के ट्रेडर्स एग्रेसिव हो रहे हैं। और आप देखिए उस लिहाज से बाजार मजबूत होते हुए दिखे। हाँ, एक संकेत जरूर था जिसका जिक्र आज सुबह हमने बहुत जोर से ठोक बजा कर किया कि पुट कॉल रेशियो 1.10 पर है, ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है और यहाँ पर एक रिकवरी आना लगभग तय है। अब वो रिकवरी 75 से 150 पॉइंट के आसपास की आती है, लगभग आप देख लीजिए 150 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है। तो जो शॉर्ट कवरिंग की वजह से रिकवरी आनी थी, सुबह आप पूछ भी रहे थे, और जो ओवरसोल्ड मार्केट की वजह से आनी थी वो लगभग आ चुकी है। अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए आपको या तो मजबूत ग्लोबल मार्केट चाहिए या फिर से खरीदारी होती हुई। तो देखते हैं आखिरी 1.5 घंटे में क्या कुछ होता है। जो आपका सवाल है, और मजबूती बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, इसका जवाब मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा। एक बार मैं डेटा एनालिसिस कर लूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से आखिरी 1.5 घंटे में क्या कुछ हो सकता है दीप। लेकिन तब तक एक चीज़ है, वो देख लेते हैं स्टॉक्स पर ओपिनियन। और आइए, 2 बज चुके हैं, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बसीन साहब, और उनसे लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स बिगुल बसीन साहब के लिए और चलते हैं उनके पास।
बसीर साहब नमस्कार, स्वागत है सर आपका। बाजार वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग और वोलेटाइल होते हुए दिख रहे हैं। एक दिन बिल्कुल मंदी का मूड तो दूसरे दिन बिल्कुल तेजी के मूड में आते हुए दिख रहे हैं। मुश्किल से मार्केट है थोड़े, लेकिन बताएं सर क्या करना चाहिए। तो अनिल जी, वो जैसे आपको कहा, हेज करके चलिए। दोनों तरफ की मार्केट है, बाइंग सेलिंग दोनों चलेंगी। ट्रेडर बन के रहिए, डोंट गेट कॉट इन द इन्वेस्टमेंट हैज, बिकॉज यूएस मार्केट अब थोड़े से इरेशनल है। हाउएवर, जैसे मैंने आपको कहा, वी ऑल डिपेंड्स ऑन डे ऑफ जो आपकी परसों पॉलिसी है, और उसमें लोगों का काफी उम्मीदें बनी है। लेट्स सी व्हाट कम्स। बट जैसे आपको कहा, आज बड़ी ओवरसोल्ड थी तो अच्छी पुल बैक आ गई। यूज दिस पुल बैक टू सेल। हाउएवर, जैसे आपको कहा, हमारे बाय सेल दोनों आइडियाज हैं। एक अपडेट देना है सर आपको। कैन बैंक मैंने कहा था आज उसके रिजल्ट हैं, आज या कल हैं। वो कैन बैंक 101 से 104.5 रुपये हो गया, तो उसमें जो जिन्होंने लिया है रखा है वो प्रॉफिट बुक कर दें। और अब आप कहें तो मैं एक बाय एक सेलर सर वो दे दूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बताएं सर। तो सर बाय में यूपीएल है। कल रिजल्ट बहुत बढ़िया आए थे, शेयर घट गया, लेकिन आई थिंक इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 400 56 में लीजिए, 51.5 का स्टॉप लॉस। मुझे वापस 72 रुपए से 74 रुपए तक का टारगेट दिखता है इन यूपीएल। साथ में सेल है सर बीपीसीएल। अभी डिसइन्वेस्टमेंट पे वीकनेस है। 396 396.50 में बेचिए। 403 का स्टॉप लॉस, 382 का टारगेट। ओके, बीपीसीएल में एक बार पहले रख दूं और यूपीएल पे मैं आपका स्टॉप लॉस और टारगेट फिर से पूछूंगा। बीपीसीएल 396 हाफ 396 में बेचिए। 403 403 स्टॉप लॉस का लेवल होगा। 382 382 आपका टारगेट नीचे की तरफ होगा। यूपीएल खरीदने की राय है, 456-57 के आसपास खरीदिए। 451 रुपये 20 पैसे के आसपास का आपका स्टॉप लॉस है, और ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट बीपीसीएल में बनेगा वो आपके सामने में माफ कीजिएगा यूपीएल में टारगेट सर क्या बता रहे हैं, एक बार टारगेट फिर से बता दें वसीम साहब। 472 से 74 तक। ओके सर, परफेक्ट। दोनों लेवल्स हमारे साथ में आ गए। एक खरीदारी और एक बिकवाली की राय है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका दोनों पिक्स देने के लिए। और 2:50 पर हमारी मुलाकात फिर से होगी वसीम साहब के साथ, और तब हम लेंगे उनसे बीटीएसटीटी के उनके बेहतरीन स्टॉक्स। आइए, तब तक एक बिगुल है वागले साहब के लिए, आपके सामने वागले का वंडर। गुड आफ्टरनून सर, बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। शायद मैं थोड़ा सा लेट हो गया अनिल जी, क्योंकि मेरा भी सेल कॉल बीपीसीएल में ही था और मैंने 396 पे दिया था, अभी 394 के नीचे चला गया, तो थोड़ा सा बाउंस बैक के लिए वेट करें। हमने हमारे क्लाइंट्स को अराउंड 399 399.50 ये रेंज में बेचने बिकवाली की सलाह दिया है। पोजिशनली मेरा 372 तक का टारगेट है। पोजिशनली मतलब 2 से 3 से 4 दिन, ये हफ्ते का व्यू पकड़ के चलिए। हल्का सा बाउंस बैक आता है 95 96 97 में, वो लेवल पे भी बेचूंगा। मेरा स्टॉप लॉस 405 है, जो मैं अभी 402 करूंगा क्योंकि गिरावट हो गई है। और मुझे लगता है 372 तक ये स्टॉक जाने के लिए तैयार है। बहुत ही वीक पैटर्न है। ओके, बीपीसीएल कमजोर है, बहुत वीक पैटर्न है, नीचे जाने को है तैयार। यहाँ पर आपको करनी है बिकवाली। फिर से 6% कमजोर होता है, और वजह यह कि आज अभी दोपहर में खबर ये आई कि बीपीसीएल का जो डाइवेस्टमेंट 2 महीने के लिए टला है, सितंबर के अंत तक बोलियां मंगवाने की जो बात है वो कहा जा रहा है। वायर्स पर यह खबर आई कि शायद ये पूरा फाइनेंशियल ईयर इसी तरह से निकल जाए। तो डाइवेस्टमेंट वाले कैंडिडेट्स में रहिए सावधान, चाहे फिर वो बीपीसीएल हो, चाहे वो शिपिंग कॉरपोरेशन हो, चाहे कॉनकोर हो। डाइवेस्टमेंट की गाड़ी थोड़ी सी थमती नजर आ रही है, धीमी पड़ती नजर आ रही है, तो इनमें डाइवेस्टमेंट के हिसाब से आप ट्रेड न करें। आइए, वक्त है सुमित जी के सुपर हिट को जान लेने का। बताइए सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, बाय वाला स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 630 रुपया। स्टॉक का नाम है बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका सिंबल है बिरला कॉर्प। स्टॉक के अंदर 3 से 3.5 लाख शेयर्स के आसपास का वॉल्यूम है। स्टॉक के अंदर बहुत क्लासी ब्रेकआउट है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है। स्टॉक के अंदर ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक बढ़िया तेजी बनेगी। तो ये 4 से 5 दिन का व्यू लेके चले, इस स्टॉक के अंदर पोजीशंस को होल्ड करे। ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। 655 का होगा पहला टारगेट, 655 का होगा पहला टारगेट। ये लेवल टूटने के बाद
ऊपर में 675 से 680 तक का मूव भी इसी हफ्ते में देखने को मिलना चाहिए। ये जो पैटर्न है इसका ब्रेकआउट का टारगेट 655 से 680 बन रहा है। बाय करें, नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 615 के आसपास। 615 के स्टॉप लॉस से बिरला कॉर्प के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो बिरला कॉर्प ये है वो स्टॉक जहां पर आप करें खरीदारी। ये है राय सुमित जी की 655 पहला टारगेट है, 675 से 680 की रेंज में लगाएं आप दूसरा टारगेट और करें खरीदारी। यहां पर एक मौका बनेगा आपके लिए। मौका एक और बन रहा है और वो दे रहे हैं आपको कुणाल जी और राकेश जी। वक्त है कुणाल राकेश बाय सेल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है। JSW स्टील में अपने अभी रिसेंट के हाइस पे चल रहा है और एक टेक्निकली एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक सुपर ब्रेकआउट यहाँ पर चार्ट पर देखने को मिल रहा है। काफी दिनों से स्टॉक रेडार पर है। पहले भी मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की राय दी है और अब आज एक फ्रेश ब्रेकआउट, नया मोमेंटम, नया वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक 240 रुपए की ओर कूच कर रहा है। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें। 222 रुपए का स्टॉप लॉस रख ले। पहला टारगेट 235 का, दूसरा टारगेट 240 का, तो 240 के टारगेट के लिए JSW स्टील पर खरीदारी की राय। ओके, 240 के टारगेट की खरीदारी करिए। JSW स्टील यहाँ पर आप एक्शन बढ़ता हुआ देख रहे हैं। स्टॉक भी डेज हाई पर है। पर जान लेते हैं कौन से इवेंट्स हैं आने वाले दिनों पर जहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए और साथ ही खबरों वाले स्टॉक्स कौन से एक्शन में आ रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इवेंट्स और ट्रिगर्स के साथ। मानसी हमारे साथ उसके लिए तैयार है। गुड आफ्टरनून मानसी, बताइए। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज टाटा कंज्यूमर्स और गोदरेज कंज्यूमर के नंबर्स पर तो फोकस है, लेकिन साथ ही RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक की आज से शुरुआत हो चुकी है। साथ ही स्पेंसर्स रिटेल राइट्स इश्यू आज से खुला है और आज से लेकर 18 अगस्त तक की राइट इश्यू खुला रहेगा। AGM है यूनियन बैंक की, गोदरेज कंज्यूमर और साथ ही पंजाब नेशनल बैंक की। कल यानी कि बुधवार गोदरेज प्रॉपर्टीज, कैडिला हेल्थ केयर, कैनरा बैंक, DLF और अपोलो टायर्स, ये तमाम कंपनियों के नंबर्स वायदा बाजार में आते हुए दिखेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करने जा रहे। नेशनल इंटरेस्ट काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है जिस पर नजर रहेगी। सैटिन क्रेडिट केयर राइट इश्यू की रिकॉर्ड डेट है ये। इसके अलावा अनलॉक 3.0 के तहत कल से काफी सारे बदलाव है जो कि होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो योग संस्थान और जिम कल खुलने वाले हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स 9 से 7 के बीच खोलने की मंजूरी दे दी है। हालांकि थिएटर, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट्स इसमें शामिल नहीं रहेंगे, ये बंद होंगे। इसके अलावा मुंबई में दुकानों को 7 दिन यानी कि पूरे हफ्ते खुला रखने की मंजूरी भी मिलती हुई दिखी। और साथ ही आपको बता दें, लिकर स्टोर्स पर काउंटर सेल्स शुरू हो जाएगी अब तक, जो कि होम डिलीवरी होती थी। AGMs गोदरेज प्रॉपर्टीज, एशियन पेंट्स, ट्रेंट और जंजार टेक्नोलॉजीज की होगी। और अंत में गुरुवार निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन होगा। HPCL, पिडिलाइट, ल्यूपिन, टोरेंट पावर, अदानी एंटरप्राइजेज, वोडाफोन आइडिया वायदा बाजार में अपने नतीजे पेश करेंगे। RBI की क्रेडिट पॉलिसी आएगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड का ब्याज दरों पर फैसला आएगा। ये तमाम इवेंट्स हैं जो कि थर्सडे के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, तो ढेर सारा एक्शन है आने वाले दिनों में मार्केट्स के लिए, नजर रहेगी उन सब पर। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी। पूजा भी हमारे साथ हैं बताने के लिए मार्केट्स खुलने के बाद कौन से शेयर्स एक्शन में आए हैं खबरों के दम पर। गुड आफ्टरनून पूजा, बताइए। गुड आफ्टरनून दीपांशु। ढेर सारे नतीजे आए हैं कैश सेगमेंट से और खबरें भी काफी सारी आए हैं कि करके आपको पहले नतीजों के बारे में बताते हैं। एरिस लाइफ साइंसेस नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आय 7% बढ़ी है कंपनी की। कामकाजी मुनाफा सपाट था, लेकिन अगर मुनाफे में भी देखेंगे तो वहां पर भी 6% की बढ़त देखी गई है। वरुण बेवरेजेस के नंबर्स Q2 के कंपनी ने घोषित किए। कैलेंडर ईयर Q2 के नंबर्स कंपनी ने घोषित किए हैं और नतीजे कमजोर हैं। आय 42% घटी है कंपनी की। जो कामकाजी मुनाफा है वो करीब 52% घटा है और मुनाफे में भी 65% की गिरावट इस बार दर्ज हुई है। डिक्सन टेक के नंबर्स पर अगर नजर डालेंगे तो यहाँ पर भी नंबर्स कमजोर हैं। मुनाफा घटा है कंपनी का 90% से ज्यादा। आय में 55% की कमी देखी गई है और मार्जिन भी 6.5% से घटकर इस बार 3.3% की कंपनी ने घोषित की है। न्यूलैंड लैब जो फर्स्ट टिक आए हैं नंबर्स के, अगर वो देखेंगे तो नंबर्स मिले जुले दिखाई दे रहे हैं। मुनाफा तो घटा है, 57 करोड़ से घटकर 15 करोड़ आया है, लेकिन अगर आय की बात करेंगे तो वहां पर बढ़त हुई है। 181 करोड़ से बढ़कर जो आय के फिगर्स आए हैं वो 205 करोड़ के आए हैं।
KET इंडिया, यहाँ पर भी कंपनी ने नतीजे घोषित किए और कंपनी मुनाफे से घाटे में आ चुकी है। 5 करोड़ का मुनाफा था लास्ट ईयर और इस बार जो मुनाफा आया है वो 37 घाटा आया है, वो 37 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है और आय में भी कमी देखी गई है। 390 करोड़ से घटकर जो आय आई है वो इस बार कंपनी ने करीब 76 करोड़ के नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं, तो कमजोर नंबर्स हैं कंपनी के। इसके अलावा HDFC बैंक, यहाँ पर बड़ी खबर और सुबह से हम देख रहे हैं स्टॉक में अच्छी तेजी भी है। HDFC बैंक के CEO पर फैसला आ चुका है। CEO पद की नियुक्ति के लिए शशिधर जगदीशन का नाम सामने निकल कर आया है, जिसको कि RBI से मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा स्टील स्ट्रिप्स व्हील, यहाँ पर भी खबर आई है, कंपनी को US से ऑर्डर मिला है। करीब $13 लाख के लिए ये ऑर्डर कंपनी को मिला है, तो आज ये स्टॉक भी फोकस में था। इसके अलावा गेल एक्सक्लूसिव खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि 12,400 करोड़ के प्रोजेक्ट की जमीन की अधिग्रहण को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें कि झारखंड के हजारीबाग उड़ीसा की एक जमीन है जिसको के अधिग्रहण को मंजूरी मिल चुकी है। और पाइप सप्लाई को लेकर गेल ने सारी प्रक्रिया भी पूरी कर ली है और 12,400 करोड़ में यानी 40% करीब 5,000 करोड़ सरकार से आ भी चुके हैं। तो ये एक एक्सक्लूसिव जानकारी थी गेल के लिए, तो आज स्टॉक पर भी कुछ एक्शन देखा गया। BPCL से जुड़ी एक बुरी खबर आ रही है। FY21 में BPCL में हिस्सा बिक्री अब काफी मुश्किल दिखाई दे रही है, काफी सारी अड़चनें यहाँ पर देखने को मिल सकती है और बोली के लिए जो डेडलाइन बढ़ने से BPCL में हिस्सा बिक्री में भी देरी हो सकती है। हम आपको बता दें कि 31 जुलाई बोली लगाने की डेडलाइन थी। और आखिर में बात करते हैं RVNL की। न्यूज राइज के हवाले से खबर आ रही है कि पास्को के साथ RVNL के JV का प्रस्ताव खारिज हो चुका है। RVNL की बिक्री के लिए महीने के अंत तक कैबिनेट नोट संभव है और महीने के अंत तक वित्त मंत्रालय का कैबिनेट नोट जारी करने का लक्ष्य यहाँ पर निकल कर आ रहा है। हम आपको बता दें कि ये जो पास्को है दक्षिण कोरिया के स्टील बनाने वाली कंपनी है। तो काफी सारी खबरें थी, काफी सारे नतीजे थे, जिसके चलते आज कुछ एक्शन देखने को मिला। ओके, तो ये हैं वो तमाम खबरें जिन पर आज रहेगा एक्शन और आइए एक्शन को और बढ़ाते आगे। नितिन जी हमारे साथ हैं। नितिन जी, क्या ये जो पुट कॉल रेशियो कल घटकर 1.10 पर आ गया था, ओवरसोल्ड हो गया था, उस वजह से बाजार की रिकवरी है? डेटा में कुछ बड़े बदलाव दिख रहे हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी के, जो भी आपने देखे हो, क्या समझ में आ रहा है दोनों को देखकर? देखिए जी, कल के डेटा और आज के डेटा में बिल्कुल जिस तरीके से कल नेगेटिव डेटा थे उसी तरीके से आज उतने ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डेटा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कल एकदम हम लोग लोस के आसपास जाके बंद हुए थे क्योंकि सुबह से डेटा काफी नेगेटिव था। आज उसी तरीके से कंप्लीट रिवर्स डेटा है, यानी मुझे लग रहा है हाईज पे हम लोग जाकर के बंद करेंगे क्योंकि कल एफआईज की अगर पोजीशंस थी बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस थी और वेयर एज प्रोप्राइटरी हैंड्स जो हैं उनकी तरफ से बहुत ज्यादा लॉन्ग पोजीशंस थी। तो मुझे लग रहा है कि एफआईज शॉर्ट में ट्रैप हो गए हैं और ये एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो ये आज के दिन का जो मूव है मुझे लग रहा है हाईज पे बंद होना चाहिए, यहाँ से भी 30-40 पॉइंट ऊपर निफ्टी खींच सकती है। बट अब कल दोबारा देखना होगा कि किस तरीके से मूव आउट होता है क्योंकि 11,100 से 11,120 ये फ्यूचर्स लेवल है, ये काफी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन आएगा 11,100-120। तो अब इस लेवल से अगर आज प्ले करना है तो कम से कम 30-40 पॉइंट की तेजी मिल सकती है। पुट ऑप्शंस तो आज हमें अवॉइड करनी चाहिए और कल हम 11,100-120 पे देखेंगे किस तरीके से डेटा बनता है। बट अगर आज के लिए मैं कंक्लूड करूं तो मुझे लग रहा है कि आज का डेटा काफी स्ट्रॉन्ग है और हो सकता है हम लोग हाईज के आसपास आज बंद करने की कोशिश करें, यानी यहां से 30-40 पॉइंट ऊपर और हम लोग क्लोज हो सकते हैं। ओके, ये है आपके लिए यहाँ से और मजबूती के संकेत आते हुए। विश्वेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो विश्वेश जी से भी एक बार बैंक निफ्टी के डेटा पर राय ली जाए। विश्वेश जी, बैंक निफ्टी के डेटा कैसे बनते हुए दिख रहे हैं, बताइए। गुड आफ्टरनून जी। देखिए, मेरा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि लोअर लेवल पे बैंक निफ्टी में 21,000 के आसपास मेरे ख्याल से 10 टाइम सपोर्ट है, मैं ऐसा कहूंगा। द वेरी रीजन आई एम यूजिंग अ 10 टाइम वर्ड इज बेसिकली जी 21,000 के लेवल को क्रॉस करने के लिए हमने एक्चुअली 10 अटेम्प्ट की थी, 21,000 के ऊपर जाने से। ये आई कैन गो पिन पॉइंट कौन से दिन थे, लेकिन मेरे हिसाब से 21,000 यानी 20,800 ये रेंज नहीं टूटनी चाहिए फॉर सम टाइम। और कल का लो एग्जैक्टली वही था। मुझे लगता है कि 21,000 में मल्टीपल बॉटम्स बन चुके हैं और आज के दिन में जिस हिसाब से हेवियर पुट राइटिंग
राइटिंग है और 21,500 के कॉल में अभी 8.5 लाख शेयर है। मुझे ऐसा लग रहा है बैंक निफ्टी 22,000 की ओर जा सकता है। तो देखिए थोड़ा सा बोल्ड कॉल है, मैंने फ्राइडे को भी कॉल दिया था लेकिन स्टॉप आउट हो गया था। लेकिन इनहेरेंट व्यू एक समझिए सर, सेलिंग आ रही है, वो एब्जॉर्ब हो रही है लोअर लेवल से, और जिस हिसाब से कल विदाउट रीजन हम गिरे थे, आज ऐसा लग रहा है कि क्या रीजन है चलने का। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है रिलायंस यहाँ से 2300 की ओर जा सकता है, बैंक निफ्टी एटलीस्ट 22,500 की ओर जा सकता है, और निफ्टी मुझे लगता है कि 10,400-500 की ओर जा सकता है। तो लोअर लेवल पे जो बाइंग है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है, और बैंक निफ्टी में मुझे लगता है जब तक 21,000 के नीचे क्लोज नहीं होते तब तक मेरा स्टैंड बुलिश रहेगा अनिल जी। और आज भी अगर आप डेटा की बात करें ना, तो मैं आपको डेटा क्लियरली ये बता दूं कि आज के दिन में जिस हिसाब से 21,000 के पुट में राइटिंग हुई है, मुझे लग रहा है कि इस एक्सपायरी एटलीस्ट 6 अगस्त हम 21,000 के ऊपर ही एक्सपायर होनी चाहिए। ओके, तो भरपूर एक्शन आपको बाजार में दिख रहा है इस समय, और बैंक्स फ्रंट एंड सेंटर आ रहे हैं फोकस में जहां तक एक्शन का सवाल है। इसके अलावा कुछ और दिग्गज स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी का माहौल बना हुआ है। बैंक से ही बात कर रहे हैं तो एक बार जान लेते हैं कि पॉलिसी से इस बार क्या है बड़ी एक्सपेक्टेशंस। पूजा त्रिपाठी हमारे साथ तैयार हैं। पूजा, बताइए क्या अनुमान लगाया जा रहा है, बाजार की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार पॉलिसी से? जी दीपांशु, देखिए राय इस बार काफी बटी हुई है। अगर पॉलिसी स्टेटमेंट की बात करेंगे, पॉलिसी के पोल से बात करेंगे तो करीब 50% जानकारी मान के चल रहे कि इस बार जो पॉलिसी होने वाली है उसमें कोई भी बदलाव देखने का अनुमान नहीं है। वहीं 50% जानकारी भी मान के चल रहे हैं कि करीब 25 बेसिस पॉइंट तक की कटौती देखने को मिल सकती है। आरबीआई का रुख क्या होगा, यानी कि कमेंट्री किस तरह की रहेगी, ये भी हमारा अगला सवाल था। तो करीब 50% जानकारों का मानना था कि नर्म रुख रह सकता है, यानी कि डविश टोन रहेगी इस बार की पॉलिसी की। वहीं 50% जानकारों का ये भी मानना था कि जो इस बार आरबीआई का कमेंट्री होगी वो थोड़ी कमोडिटिव स्टैंस यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो पिछले काफी समय से देखने को मिल भी रहा था। तो यहाँ पर भी जो राय है वो हल्की बटी हुई है। इसके अलावा हमारा तीसरा सवाल था मॉरेटोरियम को लेकर कि क्या मॉरेटोरियम की अवधि बढ़ाने पर कोई निर्णय आ सकता है आरबीआई की तरफ से। तो यहाँ पर एक मत राय थी, 100% जानकारों का यही मानना था कि मॉरेटोरियम की अवधि बढ़ाने को लेकर निर्णय नहीं आएगा, क्योंकि काफी सारे बैंकर्स भी इसको लेकर बात कर रहे हैं कि इसे 31 अगस्त के बाद अब नहीं बढ़ाना चाहिए, जिस तरह से मॉरेटोरियम बुक में कमी भी देखी जा रही है। तो एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि राहत है कहीं ना कहीं और इसको अब आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो अब आरबीआई की तरफ से देखना होगा किस तरह के बयान आते हैं, लेकिन 100% जानकारी मांग के चल रहे हैं कि इस अवधि में बढ़त नहीं होगी। आखिरी सवाल था इस पॉलिसी में आरबीआई का फोकस कहां पर रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन 6% के ऊपर करीब करीब निकल चुका है। आरबीआई का जो मैंडेट था 2 से 4% का, उसके ऊपर महंगाई अब जा चुकी है। तो आरबीआई का फोकस कहाँ होगा, इन्फ्लेशन या ग्रोथ पर। यहाँ पर भी एकमत राय निकल कर आई है कि करीब ग्रोथ और रिकवरी पर ज्यादा फोकस रहेगा आरबीआई की पॉलिसी में, और महंगाई पर ज्यादा कुछ यहाँ पर नजर नहीं रहेगी। इसी वजह से कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट तक की कटौती भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और कुछ का ये मानना है कि पॉलिसी स्टेटमेंट में ही कुछ बड़े फैसले आरबीआई की तरफ से लिए जा सकते हैं। हो सकता है कि हमारी एक्सक्लूसिव खबर जिस तरह से आई थी, लोन रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर, कुछ सेक्टर को राहत देने को लेकर कुछ फैसला यहाँ आरबीआई ले सकती है। लेकिन राय बटी हुई है और कुछ जानकारों का मानना है कि हो सकता है स्टेटस को, यानी कि कोई भी बदलाव नहीं दिखे। ओके, बिना किसी बदलाव के लेकिन होगी मीटिंग, पूरे 3 दिनों की, बदलाव हो ना हो मीटिंग पूरे 3 दिन चलेगी और परसों आपको मिलेगा पूरा जायजा कि क्या आरबीआई गवर्नर इस बार उम्मीद के विपरीत कुछ ब्याज दरों में कमी करते हैं या नहीं। ओके, तो शुक्रिया पूजा ये पूरा पॉलिसी का अपडेट देने के लिए। आइए विश्वेश जी तैयार हैं अपने बिगुल के साथ, और स्वागत करिए विश्वेश जी का एक बार फिर से। विश्वेश का विशेष। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है वो है टाटा मोटर के ऊपर। टाटा मोटर मेरे हिसाब से 2 महीने का बहुत बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कर रहा है, और कल के दिन में बहुत ही अनयूजुअली हाई वॉल्यूम थे, ऑलमोस्ट 20-25 करोड़ के आसपास। और आज के दिन में अनिल जी अगर आप देखेंगे तो 120 के कॉल में ऑलरेडी 12,59,000 शेयर्स की अनवाइंडिंग हो चुकी है। और जिस हिसाब से स्टॉक कल के हाइस को तोड़ने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट होकर नीचे आया, मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। मुझे लग रहा है ये सीरीज में शायद टाटा मोटर आउट परफॉर्म करेगा। मुझे पता है कि बहुत सारे नेगेटिव ऑलरेडी कंसेंसस है इसके
इसके बारे में, बट प्योरली ऑन द प्राइस बेसिस मुझे ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से ब्रेकआउट है स्टॉक शायद 140 की ओर भी जा सकता है। लेकिन जहां तक ये ट्रेड की बात है 109 के स्टॉप लॉस से खरीदने की सलाह है अनिल जी, और मुझे लग रहा है जिस हिसाब से मूवमेंट है ये स्टॉक ऊपर में 120 और 125 के लिए जा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी बेहतरीन है टाटा मोटर को खरीदने के लिए। करंट लेवल पे खरीदिए, मुझे लगता है 125 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके 109 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 120 125 के टारगेट के लिए टाटा मोटर्स में। ये है राय इस वक्त विश्वेश जी की तरफ से। तो विश्वेश जी के पहले कल ऑलरेडी मेरे ख्याल से बंसल जी कल टाटा मोटर्स था ना आपका पिक ऑफ द डे कल, जहां तक मुझे याद है। बिल्कुल अनिल, नहीं बिल्कुल अनिल जी, कल टाटा मोटर ही हमारा पिक ऑफ द डे था और स्टॉक इज डूइंग अनिल जी गुड, और हमारा अनिल जी स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, मैं उसी को चेक कर रहा था। इसी तरीके से अनिल जी हमारा वेदांता भी पिक ऑफ द डे था, उसमें भी आज तक स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। काफी लोग पीछे पड़े रहते हैं, पीपल थिंक कि पिक ऑफ द डे आया तो कल गोली हो जाएगा, कई बार गोली होता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होना चाहिए। तो टाटा मोटर एकदम कॉल इंटैक्ट है, थोड़ा सा जोर लगा रहा है अनिल जी, दम लगा रहा है थोड़ा सा, बट दम के बाद स्टॉक चलेगा जरूर। ओके एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ, एक्चुअली सारे लोगों को कहना, मैं कुछ इस पे एक बात रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं बाद में रखता हूँ। पहले एक सुमित जी की तरफ से कॉल है, पहले सुमित जी से बात कर लें और उसके बाद मैं आऊँगा सुमित जी के लिए। बिगुल सुमित का सुपर हिट। जी सुमित जी। जी यहाँ पे ऑप्शन मेरे को लेने का सलाह है, कॉल लेने का सलाह है BEL के अंदर, BEL में 100 रुपए वाला कॉल अभी 4 रुपए 80 पैसा पे मिल रहा है। BEL के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। स्टॉक के अंदर यहाँ से 2 से 4 दिनों के अंदर 105 रुपए से लेके 106 रुपए तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो BEL का कॉल खरीदारी करें, नीचे में 3.5 रुपए का इसके अंदर लगाए स्टॉप लॉस, 3 रुपए 50 पैसे 3 रुपए 60 पैसे के आसपास इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। और जो टारगेट्स मैं स्पॉट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 104 से 106 के आसपास के, वो अचीव होने पे इस कॉल का वैल्यू ऊपर में 7 रुपए से लेके 9 रुपए तक होने का उम्मीद है। इसी हफ्ते में ये पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है। तो BEL का 100 वाला कॉल CMP पे खरीदारी करें, 3 रुपए 60 पैसे के आसपास या 50 पैसे के आसपास स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 7 रुपए से लेके 9 रुपए तक का अपसाइड मूव इस कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है। ओके ये है BEL का कॉल ऑप्शन, आपके लिए खरीदारी करने की राय इस वक्त सुमित जी की तरफ से आते हुए दिख रही है। हाँ तो बंसल जी, जो आप ये कह रहे थे ना कि कभी एकदम से भाग जाता है कभी नहीं भागता है, एक्चुअली आज सुबह अगर जिन लोगों ने सुना है तो मैंने आज सुबह 8 बजे कमेंट्री में जब दीप मुझे पूछे थे तो मैंने इसी चीज़ का जवाब दिया था। मैंने कहा अब वो समय नहीं है जब आपको एक तरफा मतलब तेज़ी दिखती थी और तुरंत आपने लिया और भाग जाएगा। तो अब आपको पहले तो अपनी ट्रेड करने की क्वांटिटी कम करनी है, दूसरा रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम करनी है और तीसरा समय बढ़ा लेना है। इन तीनों चीज़ों का अगर आप पालन करेंगे तो ट्रेड करके कमा पाएंगे। क्योंकि कल और आज में हुआ, इसमें आप चाहें तो किसी भी एनालिस्ट को दोष दे सकते हैं नेचुरली। अगर आपने किसी को किसी कॉल पर अगर आपने ट्रेड किया है और स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है तो जाहिर सी बात है आप उसको भला बुरा कहेंगे, कोसेंगे, वो आपका हक है। लेकिन आप ये चीज़ भी सोचिए कि कल अगर दिन के लोएस्ट पॉइंट पर मार्केट बंद हो रहा है, आज पूरा रिवर्स हो रहा है, तो ये अगर किसी को कल पता होता या मार्केट को पता होता कि आज पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा, कल 600 गिरने के बाद आज बैंक निफ्टी अगर 600 पॉइंट बढ़ेगा तो कल दिन के लो पॉइंट पर ही क्यों बंद होता। ये चीज़ें यही चीज़ें मार्केट की खूबसूरती है और यही चीज़ें मार्केट को अनप्रेडिक्टेबल बनाती है और इसी वजह से मार्केट में आप हर रोज आते हैं। नहीं तो फिर तो 3 महीने में कंपनी एक बार रिजल्ट देती है, कभी कभार किसी दिन कोई खबर आती है, स्टॉक उसी दिन बढ़ना घटना जो हो जाए, उसके अलावा बिना खबर के हर मोमेंट हर सेकंड स्टॉक बढ़ता घटता है। तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आपका नुकसान होगा, आप किसी को भी कहेंगे, आपका हक है, उसमें किसी को कोई मना नहीं कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको ये सोचना पड़ेगा कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। और इसलिए मैं सारे एनालिस्ट से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भले ही कॉल्स कम आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ रीजनेबल प्रिकॉशन के साथ कम कॉल्स भी रहे चलेगा, क्योंकि मार्केट थोड़े से वॉलेटाइल है और इस तरह के मार्केट में ओवरनाइट रिस्क रखना थोड़ा सा किसी के भी लिए रिस्क है। अब सपोज आप देखिए इस वक्त निफ्टी चल रहा है 11,065 पर, आज का हाई 11,072 का, आज के दिन के हाई पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है और आपको दिख रहा है डाउ 60 पॉइंट नीचे। अब फर्ज करें कल को डाउ रात को 200, 250, 300 पॉइंट नीचे बंद हो गया,
आज आपके चार्ट पे सारे बाय कॉल आएंगे, 100% आएंगे। और कल अचानक से गैप से नीचे खुला, कल अचानक से आपका एफआईज का सेल फिगर आया, कल आपका पुट कॉल रेशियो 1.10 वाला 1.40 हो गया, तो आपकी शॉर्ट कवरिंग निकल गई, सब खत्म हो गए। तो ये वॉलेटिलिटी थोड़ी सी रहेगी, इसलिए आप अपनी पोजीशनिंग ठीक करें, पोजीशन कम कर लें, एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा ठीक रहेगा। बजाय इसके कि बाद में परेशान हो, थोड़ा कम कर लें, ज़्यादा ठीक रहेगा। एनीवे, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन मार्केट इसलिए कल की बिल्कुल रिवर्स इमेज है। कल जिस तरह से किसी लेवल से कोई आपको ऊपर बाजार आता नहीं दिख रहा है, आज किसी लेवल से नीचे जाता नहीं दिख रहा है, बिल्कुल उल्टा होता दिख रहा है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत है। दीप, अब आप जरा ग्लोबल मार्केट्स पढ़ ले कर ले, तो मैं 2:30 बजे का अपना स्ट्रेटजी, मेरे डेटा तैयार है, मैं कर देता हूँ। बिल्कुल सर, स्ट्रैटेजी का ही इंतजार है, बिल्कुल बजाते हैं स्ट्रैटेजी का। सर ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट तो आपने दे ही दिया था सर, पर मैं बता देता हूं। डाउ फ्यूचर्स 35 अंक नीचे आपको इस समय दिख रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी लगभग उतनी ही गिरावट दिखा रहा है इस समय। यूरोप के बाजार थोड़े मिले जुले हैं, बट ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, लगभग 0.25-0.3% ऊपर या नीचे, तो मिक्स ट्रेड हो रहा है। एशिया के बाजार आज काफ़ी मजबूत रहे। चीन के बाजार सपाट बंद हुए, पर जापान 1.5% ऊपर था। हांगकांग के बाजार 2% ऊपर थे। तो एशिया से पॉजिटिव क्यूज हैं, यूरोप और यूएस से इस समय थोड़े मिले जुले क्यूज आ रहे हैं सर। देखिए, दुनिया भर के बाजारों से बहुत साफ संकेत नहीं है, न तेजी के न मंदी के, हल्की सी कमजोरी के आप मान सकते हैं, हल्की सी कमजोरी के। हालांकि हांगकांग जिस तरह से मजबूती के साथ बंद हुआ, वैसा माहौल आपको यूरोप में और डाउ फ्यूचर्स में नहीं दिख रहा। और हमारे बाजार मजबूत है। तो इन ओवरऑल इन संकेतों को मैं थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर, न्यूट्रल साइड पर मानकर चल रहा हूँ। अब आज रात को अमेरिका 200 पॉइंट ऊपर बंद होगा या 200 पॉइंट नीचे बंद होगा, ये कहना मुश्किल है। तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस को डेटा पर आपके लिए रखता हूँ। दीप, दो चीज़ें साफ दिख रही है। कल और आज हमने 10,900 के आसपास का लो बनाया है। तो अब फ्रेश मंदी आपके लिए तब होगी जब आप 10,875 को तोड़कर नीचे ट्रेड करें। जब तक आप 10,875 को नहीं तोड़ रहे तब तक आप मजबूत है, और वहां से आप लगभग 200 पॉइंट ऊपर है, तो आपके पास कुशन बहुत हो गया। अब आपकी ट्रेडिंग रेंज नीचे जरूर सरकी है, लेकिन कुशन है। और अब आपकी ट्रेडिंग रेंज हो गई 10,900 से 11,200। जो पहले 11,000 से 11,300 350 की ट्रेडिंग रेंज थी, अब वो आपकी 10,900 से 11,200 हो गई। अब इस रेंज में आपको ट्रेड करना है। और आपको याद हो तो आज सुबह ही मैंने कहा था कि अब वापस आपको फुल फ्लेज तेजी में तब आना है जब 11,200 के ऊपर बंद होता हुआ दिखे। नहीं तो मैं परसों आपको लगातार 3-4 दिनों से मैं आपको यही कह रहा था, 11,000 के नीचे बंद होंगे तो खराब होंगे, 11,300 के ऊपर बंद होंगे तो और मजबूत होंगे। तो 100 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज दोनों नीचे तरफ सरकी है। अब वापस आप 11,200 के ऊपर बंद होंगे तो फुल फ्लेज तेजी में आ जाइए। अदरवाइज आज के लिए 11,075 11,100 ये फाइनल टारगेट है, जिसके बेहद करीब निफ्टी आ चुका है। तो जितना बढ़ना चाहिए आज के लिए ऑलमोस्ट हो चुका, और बढ़ जाए अलग बात है, लेकिन ऑलमोस्ट हो चुका। अब 11,000 के ऊपर आप वापस बंद दे रहे हैं तो आपका आज ट्रेंड न्यूट्रल से पॉजिटिव हो जाएगा। और जब आप ट्रेंड पॉजिटिव है, अगर आपकी तेजी की पोजीशन है, मैं आज आपको स्टॉप लॉस दे देता हूं, बजाय इसके कि मैं आपको एक ट्रेड दूं। आपका स्टॉप लॉस बहुत क्लियर होना चाहिए। 10,900 के नीचे स्टॉप लॉस है, जो कल का लो है 10,885 के आसपास का, वो आपका स्टॉप लॉस है अगर आपकी तेजी की पोजीशन है। तो अगर आपकी मंदी की पोजीशन है तो 11,200 आपका स्टॉप लॉस है। जब तक इस 300 पॉइंट की रेंज में अब आप अपने हिसाब से ट्रेड करें, ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पे बेचें, ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पर खरीदें। सिंपल चीज़ है, इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस, कोई डेटा काम नहीं कर रहा, क्योंकि 10,900 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 35 लाख शेयरों का, 11,200 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 33 लाख शेयरों का। ये उस सीरीज का जो परसों एक्सपायर होने वाली है, और परसों वाली सीरीज में आपको ध्यान रहे, सीरीज की एक्सपायरी के पहले आरबीआई की पॉलिसी है। 11,000 बीचों बीच में आपका कश्मकश वाला लेवल है, जहाँ 34 लाख शेयर पुट में है, 24 लाख शेयर कॉल्स में, आज 19 लाख शेयर जुड़े हैं। तो अब 11,000 आपके लिए अब बेस का काम करेगा। फ्रेश कमजोरी तभी होगी जब 11,000 के आप नीचे 10,900, ऊपर 11,200। सिंपल ये डेटा है आपके लिए। इस हिसाब से अब आपको पोजीशनिंग करनी। अब आइए बैंक निफ्टी, 21,000 मजबूत सपोर्ट हो गया। दोनों दिन हमने नहीं तोड़ा, कल भी और आज भी 21,050 के आसपास लो बनाया है। तो यानी कि 21,000 पर 10 लाख शेयर है, ये आपके लिए एक तरह से स्ट्रॉन्ग बेस है। 21,500 आप पार करके टिकेंगे तो बढ़िया तेजी बनेगी, क्योंकि 8 लाख शेयर कॉल राइटर्स खड़े हैं। तो अगर 21,500 पार करके टिक गए तो ये कॉल राइटर्स अपनी शॉर्ट कवरिंग के लिए आएंगे, जो 21,700-800 तक बैंक निफ्टी को ऊपर और ले जा सकते हैं। 22,000 के पार जाना मुश्किल है, 11 लाख शेयर वहाँ पर खड़े, तो वहाँ पर आप बाजार को रुकता हुआ देखेंगे। तो सिंपल यही है, 1000 पॉइंट की रेंज
जैसे 300 पॉइंट की रेंज निफ्टी में, 1000 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी में 21,000 से 22,000, 21,500 आपके लिए मिड लेवल है, जिसके ऊपर आप मजबूत है, जिसके नीचे तो थोड़ा सा सतर्क है। बैंक निफ्टी के लिए 11,000 मिड लेवल है, जिसके ऊपर है तो माफ कीजिएगा निफ्टी के लिए तो निफ्टी ने अपनी मजबूती दिखाती है, बैंक निफ्टी को अभी भी दिखाना बाकी है। बैंक निफ्टी 21,500 के ऊपर टिकेगा तो बैंक निफ्टी में मजबूती का संकेत आएगा, लेकिन निफ्टी ने 11,000 के ऊपर टिककर अपनी मजबूती दिखा दी है। मैं कहूँगा एक आध दिन और इंतजार कर लेना ठीक है। मैं आज कोई ट्रेड देना नहीं चाहता, क्योंकि जिस तरह की वॉलेटिलिटी कल कमजोरी वाली दिखी, आज मजबूती वाली दिखी, एक आध दिन देख लेने में ज़्यादा समझदारी है बजाय ओवरनाइट पोजीशन रखने के लिए। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, देखते हैं ये ट्रेंड कंफर्म होता है कि नहीं, बट डेफिनेटली आपको थोड़ी पॉजिटिविटी बाजार में आती हुई दिख रही है और रेंज के एग्जैक्ट बीचों बीच बैंक निफ्टी है। निफ्टी और बढ़िया स्ट्रेंथ आपको दिखा रहा है। कई स्टॉक्स में अब शानदार एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। कुछ दिग्गज स्टॉक्स में एक्शन बन रहा है। ये मारुति का भी नजर डालिए, यहाँ पर अब 3% की तेजी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज तो आज सुबह से ही आउट परफॉर्म कर रहा है। HDFC बैंक में भी बढ़िया एक्शन है। जी एंटरटेनमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हीरो मोटोकॉर्प अब 3.5% ऊपर है और एक्सिस बैंक में भी फाइनली खरीदारी आते हुए देख रहे हैं। नितिन जी, अब बैंक से थोड़ा पार्टिसिपेशन बढ़ते जा रहा है। एक्सिस बैंक यहाँ पर सुबह से पार्टिसिपेशन नहीं आया था, अब थोड़ी तेजी बनी है। क्या व्यू है, कोई ट्रेड बन रहा है सर यहाँ पे? देखिए, बैंक्स में शॉर्ट कवरिंग है और अभी आप देखेंगे तो निफ्टी हाईस पे है, बैंक निफ्टी भी अपने हाईस पे आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग कल भी आ सकती है। एक्सिस बैंक आपको ओपन इंटरेस्ट आज आप देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट है, बट प्राइस 2.5% ऊपर है। वो यही इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट कवरिंग हुई है, तभी ओपन इंटरेस्ट में फ्रेश एडिशन नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये 440 445 की तरफ एक्सिस बैंक जाना चाहिए। ओवरऑल जो लीडरशिप आपको दिख रही है वो HDFC बैंक से दिख रही है। HDFC बैंक में 6.5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। उसके बाद नेक्स्ट ICICI बैंक में ज़्यादा बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। तो जो फर्स्ट रैंकिंग अगर आप करें तो सबसे ज़्यादा HDFC में बाइंग इंटरेस्ट है, फिर ICICI बैंक में आ रहा है, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग एक्सिस बैंक में है, जिसके कारण ये 440 की तरफ जा सकता है। ओके, नजर रखिए इन दिग्गज बैंक्स पर। जबरदस्त एक्शन आते हुए दिख रहा है आपको। आशीष माहेश्वरी साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर, बताइए आपका कोई व्यू इस समय, स्पेशली जिस तरह से बैंक्स और फाइनेंशियल्स में एक रिकवरी आई है, ये सिर्फ टेक्निकल्स के तौर पर दिख रहा है या फिर थोड़ा भरोसा आ रहा है इस मूव पर इस समय? देखिए, चूंकि जो निफ्टी में वेटेज है BFSI सेक्टर का, तो करीब 24 से 25% के आसपास है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे मार्केट में मोमेंटम रहे और बैंकिंग स्टॉक्स बहुत लंबे समय तक ना चले। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा उसको कैचअप का एक फेज है, वो चल रहा है, बट अभी भी मेरा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरा मानना है यदि आज की आप रैली देखें तो रिलायंस और HDFC बैंक इस रैली को टिपिकली लीड कर रहे हैं और बाकी बैंक्स ने अभी अभी थोड़ा स्टार्ट किया है चलना। पर चूंकि थोड़ा सा अभी जो इकोनॉमी में जो अनसर्टेनिटी है उसको देखते हुए अभी भी मैं BFSI सेक्टर पे बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। मेरा मानना है ये सिर्फ एक ट्रेडिंग का पुल बैक है या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जैसे ही ट्रीट करना चाहिए। अभी भी मेरा जो कंसंट्रेशन रहेगा वो FMCG, फार्मा और ऑटो सेक्टर। मेरा मानना है इन तीनों सेक्टर पे ही बैट लगा के चलना बेटर स्ट्रेटेजी है। बिल्कुल, FMCG, फार्मा और ऑटो यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। ऑटोज में मारुति सबसे आगे इस समय दिख रहा है। बागले साहब, 3% की तेजी मारुति के स्टॉक में आती हुई दिख रही है। कोई ट्रेड है सर यहाँ पर? चार्ट कहाँ पर जा रही है नेक्स्ट मारुति की? दीपांशु, अभी एक रेजिस्टेंस लेवल के आस-पास आ रहा है। 63.05 का करंट भाव है। ये रेजिस्टेंस लेवल 63.15, 63.20 में भी 63.30 है, तो मैं वेट करूंगा। 63.30-40 के पार अगर निकलता है फिर सीधा 6500 तक की मूव की हम बात करेंगे, 63.35 के ऊपर। तो फिलहाल वेट करते हैं। ठीक है, फिलहाल वेट करते हैं, बट 6300 के पार आपको मारुति का स्टॉक जाते हुए दिखा है। कई और स्टॉक्स हैं, कुछ और स्पेसेस हैं, सेक्टर्स हैं जहां पर बढ़िया तेजी बन रही है। चलिए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डिफेंस स्टॉक पर नजर डालिए। आज रेगुलरली आपको उस पर कॉल्स भी मिली हैं इस स्पेस पर, और एक न्यूज ट्रिगर भी है जहां तक पूरे के पूरे डिफेंस सेक्टर का सवाल है। तो क्या है न्यूज ट्रिगर, जानते हैं कुशल के साथ। कुशल, बताइए किस वजह से तेजी बन रही है आज डिफेंस स्टॉक्स में? बिल्कुल दीपांशु, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। यहाँ पर जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने प्रोडक्शन और साथ ही जो एक्सपोर्ट प्रमोशन है उसके लिए एक ड्राफ्ट पॉलिसी
तैयार की है और इसके तहत अगले 5 सालों में जो ये प्रोक्योरमेंट करते हैं वो घरेलू कंपनियों से अभी मौजूदा जो 70,000 करोड़ की सालाना प्रोक्योरमेंट होती है वो बढ़कर अगले 5 सालों में 1,40,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। यानी कि अगले 5 सालों में ये दोगुना जो है अमाउंट प्रोक्योरमेंट का करेंगे घरेलू कंपनियों से। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली जो घरेलू कंपनियों की ऑर्डर बुक है जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है। आप देखिए सालाना आधार पर करीब 15% की बढ़त जो है इनकी प्रोक्योरमेंट में आपको लगातार आती हुई नजर आ सकती है। और उसका जो इम्पैक्ट है आप देखिए काफ़ी सारे डिफेंस स्टॉक्स हैं जो आज हाईलाइट में रहे हैं, चाहे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लीजिए, भारत डायनेमिक्स, BEL, तो ये सब स्टॉक्स जो हैं ये काफ़ी फोकस में रहेंगे इस पॉलिसी के आधार पर अगर ये ड्राफ्ट पॉलिसी अप्रूव हो जाती है तो। ओके, ये है डिफेंस शेयरों में आज एक्शन की बड़ी वजह। 2025 तक यहाँ पर बड़े एक्शन होने की तैयारी में 15% की बढ़त आज आगे डिफेंस के प्रोक्यूरमेंट में होती हुई दिखेगी। आइए वक्त है ऑप्शन की स्ट्रेटेजी लेने का। विश्वेश जी हम तैयार हैं हमें एक ऑप्शन की स्ट्रेटेजी लेने के लिए, तो विश्वेश जी के लिए बिगुल विश्वेश के विशेष। बताएं सर। अनिल जी, मुझे लगता है बैंक निफ्टी में जोरदार शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। 21,500 के कॉल में मेरे हिसाब से राइटर ट्रैप हो चुके हैं, 21,600 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी हेडिंग टुवर्ड 22,000 ऑड लेवल, और जिस हिसाब से आज के दिन में और कल का दिन मिला के एक फॉर्मेशन बना है जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलते हैं, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी यहाँ से 300-400 पॉइंट रैली करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में अगर आप सेफ होना चाहते हो तो आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखिए 21,500 के कॉल में हैवी ओपन इंटरेस्ट, कल सीरीज का दूसरा दिन था और मेरे हिसाब से पहला दिन वीक का था, और जिस हिसाब से मार्केट नीचे गिरा था ब्लाइंड कॉल राइटिंग हुई थी, वो सारे ब्लाइंड कॉल राइटर्स आज ट्रैप हो रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये वी शेप किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखिए कल का हाई दोनों में निकल चुका है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, तो एक दिन के लिए मैं गलत गया हूं, लेकिन मुझे लगता है बाय एंड लार्ज मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में अनिल जी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। बैंक निफ्टी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ऊपर की ओर जा सकता है, तो बैंक निफ्टी में करना ही होगा 21,500 का कॉल ऑप्शन खरीदिए आप, जो करीबन 300 रुपए के आसपास चल रहा है, और उसके सामने आप कंजर्वेटिवली 22,000 के 2 कॉल ऑप्शन बेच दीजिए। 21,500 का कॉल खरीद के 22,000 के 2 बेच दीजिए। 22,000 के 110 के आसपास चल रहा है और 21,500 का 300 रुपए के आसपास चल रहा है, तो मोटा मोटी 70 से 80 रुपए, मैक्सिमम 90 रुपए में आपका ये स्प्रेड बनेगा, 1:2 कॉल स्प्रेड। जिस हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर में शॉर्ट कवरिंग है, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी एटलीस्ट मतलब कल तक या फिर परसों तक आपको 22,000 के लेवल दिखाना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में 1:2 कॉल स्प्रेड बनाने की सलाह होगी आपको। खरीदता हूँ 21,500, उसके सामने आप 2 कॉल बेच दीजिए 22,000 के। अगर आपको थोड़ा और एग्रेसिव होना है तो 22,000 का एक ही कॉल बेचिए। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी बहुत रैपिडली 22,000 की हो सकता है। तो ये मेरी ओर से ऑप्शन स्ट्रेटेजी की सलाह होगी। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर खरीदारी करने की राय, और बैंक निफ्टी पर आप देख सकते हैं कि एक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और बिल्कुल जो विश्वेश जी कह रहे हैं कि यहाँ पर 21,500 का कॉल ऑप्शन आप खरीदिए 300 रुपये में, और सामने 22,000 के 2 कॉल ऑप्शन बेच दीजिए। 110 में 220 आ जाएंगे, और वहाँ से आपको कॉस्ट मिलेगी 80-90 रुपये की कॉस्ट में आपकी ये स्ट्रेटेजी बन जाएगी, और ऊपर में आपके लिए रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है वापस से बैंक निफ्टी के लिए। बिल्कुल विश्वेश जी, मैं भी इंतज़ार यही कर रहा हूँ। वैसे 21,550 के ऊपर जो टिका है ये ब्रेकआउट तो दे रहा है, लेकिन मेरी कल के वो मूड माहौल को देखते हुए हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि आपने मुझे पूछा भी, लेकिन मैं दिल से मैं आपके साथ हूँ कि हाँ तेजी वाला मामला लग रहा है। लेकिन वो कहते थे कि वो मतलब कल का जो झटका लगा, कल जिस तरह से एकदम गिरा जोर से कि 11,000 के लेवल को बिल्कुल रेस्पेक्ट किए बगैर एकदम से निकल गया। कल सुबह कल भी सरप्राइज नीचे की तरफ हुए, आज ऊपर की तरफ हो रहे हैं। जी 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 विश्वेश जी। अनिल जी, मैं एक चीज बताऊंगा। देखिए अगर सचिन तेंदुलकर खेलने जाता है, और ऐसा नहीं है हर मैच में वो सेंचुरी मारता है, वो 0 पे भी आउट होता है और बड़े मैचेस में भी 0 पे आउट होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो ऑडियंस को सुन के अपनी प्ले को इफेक्ट करेगा। मेरे हिसाब से हम प्लेयर की तरह है, स्पोर्ट्समैन की तरह है। अगर हम ट्विटर की ट्रोल को सुनेंगे और हम मार्केट के नॉइस को हमारे एनालिसिस से इंपैक्ट करेंगे तो हम कभी वापस उभर नहीं पाएंगे। मैं कल की ट्रेड को कल ही रखता हूं और आज जो दिख रहा है सामने उसको प्ले आउट करता हूं।
हूँ आज का डेटा बुलिश है, आज के दिन में स्टॉप लॉस क्लैरिफाई है और मेरे पास स्ट्रेटेजी है। अगर गलत भी हो गया तो क्या है, मार्केट के अंदर में जब आपको पता है आप रिस्क डिफाइन क्या प्ले कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है। और आज का डेटा कोई हिसाब से नेगेटिव नहीं है एनर्जी, तो मुझे लगता है कि कल का जो ट्रेड था वो हो गया। और जिस हिसाब से शॉर्ट कवरिंग है, मुझे तो लगता है सेकंड हाफ के अंदर में निफ्टी शायद 250 पॉइंट भी ऊपर हो जाए, जिस हिसाब से रिलायंस मूव कर रहा है। तो अनिल जी एक चीज मैंने उस दिन भी कही थी, फ्राइडे को भी, और मैं वापस रिपीट करूंगा, रिलायंस इज इन अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। और अगर जैसे मेरे हिसाब से एक हमारे जो गेस्ट ने कहा कि कब तक बैंकिंग अंडर परफॉर्म करेगा, बैंकिंग को चलना ही पड़ेगा। और बैंकिंग को जिस हिसाब से 21,000 पे मल्टीपल बॉटम बने, आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर बैंकिंग 30,500 भी हो जाए। तो बहुत बोल्ड कॉल है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है और मेरे हिसाब से लॉन्ग रहना चाहिए। ओके, ये है आपके लिए राय। अच्छा इस वक्त नितिन जी अपना निफ्टी के निशानेबाज देना चाहते हैं। उससे पहले एक बार विश्वेश जी, अगर आपको ऑब्जेक्शन ना हो तो मैं आपसे आपकी उम्र पूछना चाहता हूँ। सर 34, यानी कि आप मेरे से 15-16 साल छोटे हैं। देखिए, लेकिन आपने मुझे है ना एक बहुत अच्छी चीज़ अभी अभी सिखाई है, और वो क्योंकि मेरी आदत है ना, जनरली मैं शो के दौरान मैं लगातार ट्विटर और सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि शो के दौरान काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती है जो कोई स्टॉक कवर करने के लिए बोलते हैं, कभी कोई चीज़ गलत बोल दी, गलत चली गई, या कभी हम सजेशन मांगते हैं। लेकिन आपने जो बोला ना अभी कि ट्विटर पर जो ट्रोल करते हैं उन पर ध्यान न दें, उनकी राय हम मानेंगे, सुनेंगे, लेकिन हाँ शो के दौरान नहीं। ये आपने अच्छा आइडिया दिया, ताकि क्या आपको जो लग रहा है वो बोल सके। नहीं तो ये बात ज़रूर है कि आप कुछ हद तक इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो मैंने आपसे आज ये चीज़ सीख ली है। तो सीखने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपसे उम्र में बड़ा ही होना चाहिए। विश्वेश जी मेरे से उम्र में 16-17 साल छोटे हैं, लेकिन विश्वेश जी की अच्छी बात अगर मुझे लगी तो मैं विश्वेश जी की बात अपने पास रख रहा हूँ। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नितिन जी तैयार है, निफ्टी के निशानेबाज नितिन जी। बताएं नितिन जी। अनिल जी, जब अभी हम लोगों ने शो स्टार्ट किया था तो वहां से निफ्टी में अभी करीब से हम 40 से 50 पॉइंट का बाउंस आया है, और आज का डेटा काफी स्ट्रांग है। तो हम यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड लेंगे। आज हम नेकेड कॉल ऑप्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम 180-190 पॉइंट ऊपर हैं, तो यहाँ पे नेकेड कॉल ऑप्शन लेना रिस्की हो सकता है। तो हम एट द मनी यानी 11,100 की कॉल ऑप्शन खरीद लेंगे, एक लॉट खरीदेंगे जो 63 रुपीज में आपको मिल रही है। और प्रीमियम को हेज करने के लिए हम 11,200 की बेच देंगे, बराबर क्वांटिटी, इक्वल 1:1। वो 26 से 27 रुपए में मेरी बिक रही है। तो कुल मिला के जो मेरी कॉस्टिंग है वो 37 रुपीज की कॉस्टिंग है। 35 से 37 रुपए की कॉस्ट मुझे लग रही है। और हम 20 रुपए का स्टॉप लॉस रख लेंगे, यानी जो मैं 35-36 रुपए प्रीमियम दे रहा हूँ, ये जब 20 रुपए का प्रीमियम रह जाए तो मेरा स्टॉप लॉस होगा। और ऊपर टारगेट 11,200 के आसपास हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, यानी यहाँ से 100-100 पॉइंट निफ्टी ऊपर आएगी तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे। या फिर इस स्प्रेड में मुझे 25 से 30 रुपए का मुनाफा मिलेगा तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, यानी हम 15-16 रुपए का रिस्क ले रहे हैं और 30 रुपए ऊपर का टारगेट रख रहे हैं। तो ये बुल कॉल स्प्रेड होगी। 11,100 की कॉल एक लेनी है और 11,200 की कॉल एक बेचनी है। ये हम क्रिएट करके कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके, 11,100 का एक कॉल खरीदे 63 रुपए में, 11,200 का एक कॉल बेचे 27 रुपए में, 37 रुपए में आपकी ये कॉस्ट बच जाएगी, ये कॉल बन जाएगी पूरी आपकी स्ट्रेटेजी। 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और 11,200 जब निफ्टी स्पॉट लेवल पर आ जाए तब आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें। ये है राय आपके लिए। आशीष जी, आपसे एक राय लेना चाहता हूँ HDFC बैंक पे। HDFC बैंक पे अब नए MD CEO आ गए हैं, CEO साहब आ गए हैं, तो क्या इस वजह से HDFC बैंक जो आज 5% भागा है, 5% की, अब तो मेरे ख्याल से अभी है 4.5%, हाँ अभी भी है 4.5-5%, क्या वाकई में इतना कुछ बदलने वाला है नए CEO आने की वजह से कि स्टॉक इतना तेजी से भाग रहा है? देखिए, बदलने जैसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि यदि बदलने वाली बात होती तो तभी बदला जाता जब कोई पर्सन बाहर से आ रहा होता। जैसे हमने इन्फोसिस में देखा, कोई जो CEO बाहर से आए तो बदलाव की उम्मीद है। यहाँ पे तो मेरे ख्याल से उनका कैरियर ही सारा HDFC बैंक में बना हुआ है, और HDFC बैंक के सिस्टम प्रोसेसेस जो इतने सालों से पहले दीपक पारेख जी ने, फिर आदित्य पुरी जी ने, इन्होंने सब स्टेबलाइज किए हैं, तो वो उसका पार्ट ही है। तो मुझे लगता है कि एक जो अनसर्टेनिटी का एक थोड़ा सा दौर था कि कौन CEO आएगा नया, वो खत्म हुआ है। तो उसके कारण से आज हमने HDFC बैंक में रिबाउंड देखा है।
इसके अलावा 52 वीक हाई देखें तो वहां से करीब 30% स्टॉक ऑलरेडी नीचे मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी वैल्यू बाइंग HDFC बैंक में हो रही है, और मेरा मानना है कि यहाँ से करीब 50 से 75 रुपए की अपसाइड अभी भी और HDFC बैंक में बाकी है। इस लेवल पर भी मेरी बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, आपकी खरीदारी करने की राय है। और इस बीच एक कॉल है वागले साहब के लिए, आइए देखते हैं वागले का वंडर। अनिल जी, मुझे बाय करना है टाटा कंज्यूमर, लेकिन ये सिर्फ इंट्राडे कॉल है। 449 के भाव से अभी थोड़ा सा ऊपर आ गया, क्योंकि इसके रिजल्ट्स आज मार्केट के बाद आएंगे। मैं ये रिजल्ट को प्ले करना चाहता हूँ। मुझे 456 457 तक की मूव इंट्राडे ही दिखती है। अगर आप लेते हो अभी या थोड़ी सी 1-आध रुपए गिरावट पे, एंड ऑफ द डे इसको क्लोज करें। रिजल्ट में मुझे कैरी नहीं करना है। मेरा स्टॉप लॉस अभी के बेसिस पे 447 का होगा। ओके, सिर्फ इंट्राडे के लिए 450 के आसपास खरीदिए, 447 का स्टॉप लॉस लगाइए और 456 457 तक के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है। बस कुछ ही देर में हमारे साथ भसीन साहब कार्यक्रम में होंगे शामिल, उनसे लेंगे हम उनकी पिक्स, और उसके बाद आपके लिए आएगी बड़ी खबर भी, एक एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए आने की तैयारी में। 3 बजे सेठी साहब भी आपके साथ जुड़ेंगे। उससे पहले भसीन साहब आपके साथ जुड़ेंगे और भसीन साहब से हम लेंगे उनकी बेहतरीन पिक्स, और उसके बाद हम एक्सक्लूसिव खबर की तरफ भी रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले टाटा कंज्यूमर पर जो राय आई है वो नोट कर ले। 447 का स्टॉप लॉस, 457 नतीजे हैं। उन नतीजे के लिए आज से ओवरनाइट रिस्क नहीं रखना चाहते हैं वागले साहब, और इसलिए आपको इंट्राडे में ही ये ट्रेड कर लेना है। रिलायंस एकमात्र स्टॉक है जिसकी वजह से बाजार तेजी से भागता हुआ दिख रहा है। 2150 ये है 6% की बड़ी मजबूती। आशीष जी, रिलायंस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, क्या अब भी खरीदारी करने का मौका है या फिर से करेक्शन का इंतजार करें? 2000 के आसपास मिल सकता है। देखिए, जो करेक्शन का टाइम था, इनफैक्ट अभी 2 दिन से तो स्टॉक की तरफ रिजल्ट आने के बाद में जो मुनाफा वसूली हुई, उसके बाद तो स्टॉक पे जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने बिल्कुल ध्यान दिया नहीं। और तो मेरा मानना है कि अब बिल्कुल एक सही लेवल था 2025-30 के आसपास स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का। बट आज जिस हिसाब से उसमें बाइंग हो रही है, मुझे लगता है कि अब ये अपना जो 52 वीक हाई था शायद 2198, उसको भी ब्रीच करने की तैयारी में। तो मेरी अभी स्टॉक को ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करने की सलाह रहेगी, क्योंकि फंडामेंटल तो कोई चेंज हुए नहीं है। बट जैसा हमने पिछले शोज में भी कवर किया कि रिलायंस में कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट अगले इस क्वार्टर में भी चलते रहेंगे, तो उसके चलते स्टॉक में बिल्कुल मोमेंटम बना रहेगा। और अगले 1 महीने में तो मेरा प्राइस टारगेट 2250 तक भी पॉसिबल है। ओके, ये है आपके लिए राय खरीदारी करने की रिलायंस इंडस्ट्रीज में। आइए, अब वक्त है फिर से भसीन साहब से मुलाकात करने का। 2:50 हुए और वक्त है भसीन साहब से उनकी BTST कॉल्स लेने का। बिगुल के साथ करते हैं सर का स्वागत। नमस्ते सर, स्वागत है आपका। बताएं सर, पहले अगर कोई अपडेट देना चाहें तो, और उसके अलावा आपके BTST कॉल्स। सर अपडेट तो वही है, सारे जो है आपको पता है मार्केट काफी चौपी है, उतार चढ़ाव है। बट जिन शेयरों में है पोजीशन आपको बता रखा है। ITC और बाटा बाय था, और अभी आपको बाय दिया था। हाँ, सेल मैंने बाय दिया था सर, वो 35.5 हो गया, उसका टारगेट हिट हो गया, और कैन बैंक टारगेट हिट हो गया। बाकी आप कहें तो सर एक ही कॉल है अभी के लिए, वो मैं बाय की कॉल दे दूं, वो BTST है सर। बिल्कुल सर, प्लीज बताएं। हाँ सर, तो प्रॉपर्टी में वैसे भी मैं बुलिश हूँ। DLF मैंने आपको बताया, उनका माइंड स्पेस जैसा REIT विल बी 10 टाइम्स द साइज। 141 4150 का है, 39 का स्टॉप लॉस रखिए, 48 to 50 का टारगेट DLF का। ओके, 148 to 152 का टारगेट, और DLF में खरीदारी करने की राय है भसीन साहब की तरफ से। एकमात्र पिक है सर ये आज की BTST पर? हाँ, आज के लिए यही है सर। ओके सर, चलिए 140 141 के आसपास आप खरीदिए, और DLF में तेजी करके चलने की राय है भसीन साहब की तरफ से। 148 152 का टारगेट रखिएगा, 139 के स्टॉप लॉस के साथ आपको तेजी करनी चाहिए। इस बीच सन फार्मा को लेकर जो खबर आती हुई दिख रही है, कोरोना के इलाज में एक दवा का इस्तेमाल
और उसके बाद स्टॉक मजबूती के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं हमारी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है। स्वाति से जानते हैं क्या है खबर। स्वाति बताइए। जी हाँ, बिल्कुल एक्सक्लूसिव खबर है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर, और गवर्नमेंट सोर्सेज ने मुझे कंफर्म किया है कि 4-5 स्टेट्स बहुत एग्रेसिवली अब टेंडर निकालने की प्रक्रिया में है मेट्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर। तो बड़े प्रोजेक्ट्स 4,000 से 6,000 करोड़ तक के जल्दी उनके ऑर्डर इसी कुछ 2-3 महीने में आप सुनेंगे सरकार अलग अलग राज्यों से आते हुए। तो मैं आपको बता दूं, इसमें मध्य प्रदेश, बिहार, चेन्नई और गुजरात, ये कुछ स्टेट्स हैं जहां जो अपने फ्लोट करेंगी टेंडर्स मेट्रो कोचेस के लिए। और हमारे पास सूत्रों से खबर भी एग्जैक्टली ये मिली है कितना क्वांटम कौन सी स्टेट ऑर्डर करने वाली है। तो पटना में 102 कोचेस ऑर्डर होंगे, भोपाल और इंदौर में 100 मतलब 200 टोटल एमपी में कोचेस ऑर्डर होंगे, अहमदाबाद में 54 कोचेस की ऑर्डर आएगा। और जो कंपनीज इसमें इंपॉर्टेंट है जिनको हमें देखना चाहिए, जो इस टेंडर में पार्टिसिपेट करेंगी, टीटागढ़ वैगन, BEML, एल्स्टॉम और बम्बार्डियर, आपको पता है मर्ज हो रहे हैं, तो ये एक ही कंपटीशन की तरह दिखेंगे। ये 3 कंपनीज हैं जिन पर हमें फोकस रखना है, जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, जो बिड्स में यहाँ आएंगी, आगे बोली लगाएंगी। और ये ऑर्डर एग्जीक्यूशन टाइमलाइन यूजुअली 3 से 5 साल होगी। तो 4 से 5,000 करोड़ रुपए तक के बड़े मेट्रो प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर इन 4 स्टेट से जल्द ही कुछ महीनों में ही ये एक के बाद एक टेंडर फ्लोट करने की तैयारी में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंफ्रा पे बड़ा जोर है, स्टेट गवर्नमेंट्स एक्शन में आती हुई दिख रही हैं और कोचेस ऑर्डर होने की तैयारी में है। तो स्वाति, ये ऑर्डर कब तक मिलने की उम्मीद है? आप कह रहे हैं 3 से 5 साल में पूरे करने होंगे। अभी किस स्टेज पर है? कब तक आप सोच रहे कि मिल जाएंगे ये ऑर्डर्स इन कंपनियों को? बिल्कुल, अहम सवाल ये है कि अब ये कब टेंडर फ्लोट होंगे। तो मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं हर स्टेट गवर्नमेंट ऑब्वियसली अपने अपने टाइमलाइन के हिसाब से बात करेगी, बट ये 4 स्टेट्स ने एक ड्राफ्ट रेडी कर दिया है। अब टेंडर फ्लोट करने की देरी है। मैंने आपको स्पेसिफिक्स बता दिए, कितने एग्जैक्ट नंबर आइडेंटिफाई किए हर स्टेट ने, उनको जितनी जरूरत है, तो वो तैयारी हो चुकी है। अब केवल उनको वेबसाइट पे डालने की देरी है कि उनको इसमें बोलियां मंगानी है। और बिकॉज ऑफ कोविड थोड़ा सा शायद पुशबैक हमने देखा इसमें आते हुए, पर अब जल्द ही सब पटरी पर आ रहा है और ये बहुत जरूरी है सरकार के लिए, इसमें हर स्टेट गवर्नमेंट के लिए इनफैक्ट यहाँ ऑर्डर प्लेस करने के लिए। तो जल्दी आप सुनेंगे, 1-2 महीने 2-3 महीने में ये प्रक्रिया अलग अलग स्टेट अपने अपने लेवल पर ये पूरा करेगी। ओके, तो ये है आपके लिए बड़े ऑर्डर्स मिलने की तैयारी। टीटागढ़ वैगन्स, BEML, बॉम्बार्डियर, ये कुछ कंपनियां हैं जिनको इस तरह के बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। ये है सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आती हुई आपके लिए। मेट्रो रेल से जुड़े बड़े ऑर्डर आने की संभावना कुछ समय में आपके लिए आती हुई दिखेगी। शुक्रिया स्वाति इस पूरी अपडेट के लिए। आशीष जी से एक राय लेना चाहता हूँ। आशीष जी, ये बताइए कि कैसे देख रहे हैं आप ये रेलवे से जुड़े हुए स्टॉक्स को, और क्या कहीं कुछ मौका है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का? मेरा मानना है BEML एक ऐसा स्टॉक है जहां पर अभी निवेश किया जा सकता है। स्टॉक अपने 52 हाई से अभी भी काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, और चूंकि थोड़ा सा गवर्नमेंट का फोकस है कि सरकारी कंपनियों को प्रायोरिटी मिले आगे के कामों में, और तो इसके चलते हुए मुझे लगता है कि BEML को शायद बड़े ऑर्डर से यहाँ पे मिल सकते हैं। मैं छोटे प्लेयर या प्राइवेट सेक्टर के स्मॉल कैप प्लेयर जैसे टीटागढ़ वैगन वगैरह पे अभी बैट नहीं करना चाहूंगा। मेरा मानना है कि BEML चूंकि एक अच्छी ऑर्डर बुक है और दूसरे गवर्नमेंट के ऑर्डर्स भी उनके पास आते रहते हैं, तो एक डी रिस्क बिजनेस मॉडल भी है। तो यदि बाय करना है इस ऑर्डर के एक्सपेक्टेशन में या ओवरऑल कैपेक्स साइकिल में जो रिबाउंड हो रहा है, तो BEML बिल्कुल एक अच्छा बेट रहेगा। ओके, BEML इनमें बेहतर स्टॉक है, और जहां पर डिफेंस का भी कारोबार है, आज डिफेंस के स्टॉक्स वैसे भी मजबूत है, तो दोनों ही एंगल से डिफेंस और रेलवे इस लिहाज से आपके लिए स्टॉक रहेगा बेहतर। आइए अब आगे बढ़ते हैं, और इस वक्त सेठी साहब भी कार्यक्रम में होने वाले हैं शामिल, लेकिन उससे पहले एक बिगुल आपके लिए तैयार है विश्वेश जी के लिए। पहले विश्वेश जी के लिए बिगुल, और उसके बाद हम सेठी साहब से करेंगे बातचीत। जी विश्वेश जी बताएं सर।
देखिए मेरा भी वसीम साहब की तरह एक स्ट्रांग व्यू है कि रियलिटी एज अ सेक्टर यहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो रियल एस्टेट के जो दो स्टॉक है, जैसे एक तो वसीम साहब ने कवर कर लिया डीएलएफ, जो दूसरा है मैंने एक बार और कवर किया था और वापस आज कवर कर रहा हूँ, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। मुझे लग रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज में बहुत ही लार्ज कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद कल का और आज का दिन वो अपर एंड ऑफ टेस्ट हो गया। तो मुझे लग रहा है जिस हिसाब से गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर में कल का ब्रेकआउट था, मतलब 2 दिन पहले का विद वॉल्यूम, और आज जब वो पुल बैक हुआ है तो ये पुल बैक खरीदा जाएगा और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है रियलिटी एज अ सेक्टर शायद आने वाले दिनों में अच्छा करेगा। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से। 920 थोड़ा सा नीचे आए तो भी खरीदिए। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से ब्रेकआउट आ रहा है इसके अंदर में आप 895 का स्टॉप लॉस रख सकते हो और 2 बड़े टारगेट होंगे 960 और 1000। मुझे लग रहा है ये अपोलो हॉस्पिटल मैंने थोड़े दिन पहले दिया था, मुथूट फाइनेंस दिया था, उसी तरह से चलना चाहिए। थोड़ा सा सेमी लिक्विड स्टॉक है तो पुल बैक पे खरीदे तो बेहतर रहेगा, लेकिन मुझे लग रहा है स्टॉक में जिस हिसाब से ब्रेकआउट है और पुल बैक हो चुका है, ये स्टॉक रेडी है यहाँ से दौड़ने के लिए। ओके 923 के आसपास आपने रिकमेंड किया और 928 930 होता हुआ गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पर खरीदारी करने की राय है विश्वेश जी की तरफ से। यहाँ पर आप तेजी करके चल सकते हैं, विश्वेश जी की राय। ओके, और अब 3 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आपके साथ जुड़ेंगे सेठी साहब भी, जो आपको देंगे बेहतरीन पिक लेके। उससे पहले एक बार हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं संदीप, जो इस वक्त आपको बताएंगे टाटा मोटर्स पर जो दो अलग अलग तरह की राय आ रही है। कुछ लोग बेहद बुलिश हो रहे हैं तो कुछ लोग अभी भी निराश हैं टाटा मोटर्स को लेकर। बुल वर्सेस बियर टाटा मोटर्स तैयार है संदीप ग्रोवर। संदीप बताइए क्या है तर्क दोनों ही के लिए? देखिए, अगर आप बुल केस की बात करेंगे तो आपको सिरे से बुल नजर आएंगे और बियर केस में बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच, इनफैक्ट कई सारी रिपोर्ट्स हैं। अगर आप देखें बुल साइड में भी और बेयर साइड में, सीएलएसए की जहां तक बात है तो उन्होंने रेटिंग अपग्रेड करी है। पहले अंडर परफॉर्म थी, उससे बढ़ाकर सीधा बाय किया है और लक्ष्य जो पहले 103 रुपये का था उसे बढ़ाकर 135 रुपये किया है। देखिए, इनका फोकस पूरी तरह से जो नंबर्स आए हैं और नंबर्स के बाद जो कमेंट्री आई है मैनेजमेंट की उसके ऊपर है, जिसमें उनका ये कहना है कि खर्चों में कमी से जो नतीजे हैं अनुमान से बेहतर देखने को मिले हैं और सभी सेगमेंट्स ने ही आप देखें तो अच्छा परफॉर्म किया है। जहाँ तक टाटा मोटर्स के नंबर्स की बात है, जेएलआर के खर्चों में और कटौती का लक्ष्य है, इस चीज़ को भी उन्होंने पसंद किया और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि वॉल्यूम जरूर घटे है 45 से 82%, लेकिन उसके बावजूद जेएलआर और साथ ही साथ घरेलू कारोबार का, चाहे आप कामकाजी मुनाफा देखें चाहे आप फ्री कैश फ्लो देखें, उसमें काफ़ी अच्छा नंबर्स पोस्ट इन्होंने किए, तो उससे कहीं ना कहीं एक सरप्राइज एलिमेंट नंबर्स में बनता हुआ दिखा है। साथ ही साथ कमेंट्री अगर आप देखें FY21 की जो दूसरी तिमाही है और उसके साथ साथ FY22 में पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो की जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है वो अब भी मेंटेन है। तो कुल मिला के जो हुआ है अभी तक, नंबर्स आए हैं और जो गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है उसके बेसिस पे सीएलएसए बुलिश है। अब अगर आप बियर केस की बात करें ऑन द फ्लिप साइड, तो बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच अब भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार उनकी ओर से, लक्ष्य उन्होंने दिया है 80 रुपये का। उनका ये कहना है कि मार्केट शेयर को लेकर जो आउटलुक है उसको लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी बरकरार है। ये क्रेडिट स्विस का व्यू है, जो मैं कह रहा था कि कई सारे ब्रोकर्स है जो कि इस स्टॉक को लेकर बेरिश है। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि जेएलआर के लिए जो मार्केट शेयर से जुड़ी चुनौतियां हैं वो अब भी कहीं ना कहीं बरकरार नजर आ रही है। क्षमता विस्तार खर्च में कटौती का मतलब ये है कि जो मॉडल साइकिल है उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी देखने को मिल रही है। जेएलआर का अगर आप क्षमता विस्तार खर्च देखें, पहले उन्होंने कहा था 4.5 बिलियन पाउंड का ये खर्च करेंगे, अब इसे घटाकर 2.5 बिलियन पाउंड कर दिया गया है। यही नहीं, आप घरेलू कारोबार भी देखिए, FY21 के लिए जो क्षमता विस्तार खर्च है अब उसे घटाकर 1500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मॉडल साइकिल अन्य कंपनी से भी देखें तो कमजोर है। तो कुल मिला के देखा जाए, जो बुलिश साइड के आइडियाज हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि रिजल्ट अच्छे आए हैं, मैनेजमेंट की गाइडेंस अच्छी है, तो उसके बेसिस पे है। और जो बेयर साइड के आइडियाज हैं वो ग्रोथ को लेकर हैं, जो कि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर ये क्षमता विस्तार खर्च नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ग्रोथ नहीं आती हुई दिखेगी। तो ये दोनों तरह के तर्स हैं, जिसमें सीएलएसए बुलिश है, बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच, क्रेडिट स्विस यहाँ पे बेरिश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स, जहां पर नज़र रखिए। तेज़ी और मंदी दोनों के ही तर्क नज़र आ रहे हैं, बट जिस तरह से स्टॉक में रैली आई है, लगता है कि बुल्स का इस समय ज़्यादा डोमिनेंस है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। अब बिगुल बजाते हैं, स्पेशल बिगुल बजाते हैं राकेश जी, कुणाल जी के लिए पिक ऑफ द डे का। बताएं सर। दिवांशु, हमारी खरीदारी की राय है अदानी इंटरप्राइजेस पर। इसकी तेजी शुरू हुई थी पिछली सीरीज में, पर जब तेजी शुरू हुई तो स्टॉक कंटिन्यूसली बैन के अंदर था।
बैन में से निकलने के बाद, कूल ऑफ होने के बाद आज पहली बार एक पॉजिटिव क्रॉसओवर लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है। एक बड़े दर्जे का एक पॉजिटिव रिवर्सल देखने को मिल रहा है और स्टॉक एक अच्छी खासी तेजी दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, 3 सत्र पहले भी स्टॉक ने 180 को पार करके कुछ समय उसके ऊपर कारोबार किया, लेकिन उन लेवल्स के ऊपर टिक नहीं पाया। आज हमने क्लोजिंग तक का इंतजार किया। जब ये स्टॉक 180 के ऊपर डिसाइसिव क्लोज देने के लिए तैयार हो रहा है, तब इसको खरीदारी की राय दे रहे हैं। इसको पिक ऑफ द डे में लेकर के जाएं। 179 का स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 190 रुपए का, दूसरा टारगेट 196 रुपए का, तो 196 तक का मूव आपको अडानी एंटरप्राइजेस में देखने को मिल सकता है। बहुत ही दमदार ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। ओके, ये है आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेस, जहां पर नजर रखनी है। परसों इसके नतीजे भी आने वाले हैं, तो उससे पहले स्टॉक में आप एक्शन बनता हुआ देख रहे हैं। पर एक स्टॉक जिसके नतीजे आने वाले हैं थोड़ी देर में, और वहां पर आप जबरदस्त एक्शन देख रहे हैं, टाटा कंज्यूमर। क्या है अनुमान, जानते हैं देवांशी के साथ है। देवांशी बताइए, टाटा कंज्यूमर क्या लगाया जा रहा है नतीजों का अनुमान? बिल्कुल दीपांशु, शानदार नतीजों की उम्मीद भी लगाई जा रही है, क्योंकि जो दो कंपनीज जो कारोबार का अधिग्रहण किया था कंपनी ने, इसके चलते इस बार जो नंबर्स हैं वो कंपेरेबल नहीं होंगे सालाना आधार पर। आप देखिए, सबसे पहले तो जो टाटा केमिकल से फूड सेगमेंट का इन्होंने अधिग्रहण किया था, इसके चलते नंबर्स कंपेरेबल नहीं होंगे। और साथ ही धनसिरी टी, इसके जो अधिग्रहण किया था, इसके चलते भी जो चाय कारोबार है यहाँ पे हम अच्छी तेजी देखेंगे और आय और मार्जिन को सहारा मिलता हुआ दिखेगा। साथ ही आप देखिए, जो टाटा कॉफी के आंकड़े आते हुए दिखे थे वो भी काफी दमदार थे, तो इससे भी सहारा मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन जो स्टारबक्स है, उनका जो जीवी सेगमेंट है, यहाँ पे इस बार लॉकडाउन के चलते थोड़ी सी दिक्कतें आती हुई दिखी हैं। इसके चलते आय पर थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखेगा। कुल मिला के जो आय है इस बार करीब 35 से 40% बढ़ सकती है। कामकाजी मुनाफे में 40% से ज्यादा की बढ़त का अनुमान है। और मार्जिन पर नजर रखिए, 14% से बढ़कर 15.5% के लेवल्स के बीच में आते हुए दिख सकते हैं। और जो मुनाफा है, जो एडजस्टेड मुनाफा होगा, वो करीब 20 से 22% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो काफ़ी अहम होगी। इस पर आप नज़र रखिए कि इनके जो फूड सेगमेंट है, जिनका अधिग्रहण किया है, आगे चल के कितनी सिनर्जी बेनिफिट्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। और साथ ही इनके जो अंतर्राष्ट्रीय कारोबार है, इस पर किस तरह से आउटलुक बनता हुआ दिख रहा है। कॉफ़ी की जो कीमतें हैं या चाय की कीमतें हैं, कितनी सस्टेनेबल हैं आगे चल के, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल जो नतीजे आते हुए दिखेंगे वो काफी शानदार होंगे। तो ये है टाटा कंज्यूमर्स के नतीजों पर आपके लिए राय इस वक्त आती हुई। आइए, अब सेठी साहब हमारे साथ हो चुके हैं कार्यक्रम में शामिल, और वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स लेने का। स्वागत है सेठी साहब आपका। पहले तो अगर कोई आप अपडेट देना चाहें, अपडेट दें, और साथ ही आज की पिक भी बताएं आप। बिल्कुल अनिल जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, जहाँ तक अपडेट का सवाल है, पिछले कुछ दिनों वाले सभी स्टॉक में जबरदस्त तेजी बनी हुई है। एक आपको याद होगा, जेन टेक्नोलॉजीज करके एक डिफेंस की कंपनी को मैंने 3-4 दिन पहले रिकमेंड किया था 56 रुपए के लेवल्स पे। आज 17% ऊपर है, वो 69 रुपए का भाव है उसका आज। फिर सुदर्शन केमिकल्स जो कल सुबह बोला था 412 के लेवल पे, वो आज 445 के हाइट लगा के अभी 432-33 पे है। कल का EID पेरी है, वो भी आज बहुत ही अच्छा कर रहा है, 307-8 रुपए के भाव है, कल 298 में बोला था। फिर ऐसे करके पिछले कुछ दिनों में FDC रिकमेंड किया हुआ है 268 के लेवल पे इवनिंग शो में, और उसके भी आज भाव 320 के हैं। तो इस तरह से सभी स्टॉक्स काफी कुछ अच्छा करें। इवन ICICI जनरल इंश्योरेंस हो, तो इसलिए भी याद होगा कि उस दिन मैंने एक टेक्निकल जार्गन भी यूज किया था कि गोल्डन क्रॉस फॉर्म हुआ उसमें, तो 1288 रुपए के भाव थे, आज वो भी 1350 रुपए के लेवल्स पे आ गया ICICI लोम्बार्ड। तो कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक शानदार तेजी बनी हुई है, और आज भी बाजार भी अच्छे हैं, और ये जो कैश मार्केट के फंडामेंटली अच्छे स्टॉक है, इनमें बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। तो आज जो स्टॉक मैं रिकमेंड करने जा रहा हूँ वो मेटल स्पेस की एक बहुत ही शानदार कंपनी है। मेटल स्पेस आज बिल्कुल फोकस में है, और वहां से स्टॉक का नाम है माइथन एलॉयज। ये दुनिया की वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है मैंगनीज एलॉयज बनाने वाली, जो कि एक निश वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होता है। इसकी ये वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है, जिसकी और कंपनी की जो कैपेसिटी है, दुनिया की 1% ऑफ द टोटल कैपेसिटी इस कंपनी के पास है। कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे तो बहुत ही सॉलिड है। चूंकि ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाती है, तो 16% के तो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 17% का है। जीरो डेट कंपनी है। पिछले 4 साल का प्रॉफिट का कैगर है 30% का।
और एक बहुत ही शानदार कंपनी है। प्रोमोटर्स 75% हिस्सेदारी ओन करते हैं। DII करीबन 5-5.5%। स्टॉक मुझे बहुत ही पसंद आता है। 500 रुपए का शॉर्ट टर्म का टारगेट है। मैथन अलॉयज एक बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी, और यहाँ पर खरीदारी करने की राय है सेठी साहब की तरफ से 500 रुपये के टारगेट के लिए। आपको याद होगा TTK प्रेस्टीज जो सेठी साहब ने शुक्रवार को दिया था, वहाँ पर भी टारगेट हासिल हुए। लगातार सारे स्टॉक, अब तक एक भी स्टॉक ऐसा नहीं जो सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक में, जेन टेक्नोलॉजी की जिसकी बात कर रहे थे 65 रुपये का टारगेट दिया था। मैं आपको बार बार बोलता हूँ सेठी साहब टारगेट कंजर्वेटिव रहते हैं और उनका टारगेट ऐसा छू कर नहीं आते हैं टेक्निकल एक्सपर्ट्स के चार्ट्स की तरह, क्योंकि उनका टारगेट और चार्ट्स पे निकल कर आता है। इनके टारगेट्स अंदाज से होते हैं, वो हमेशा कुशन रख कर देते हैं। आप देखिए 65 रुपये वाला 69 रुपये हो गया, तो हमेशा उन्होंने वो जो टारगेट देते हैं उनके ऊपर स्टॉक निकलता है। अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड यही है आपके लिए। तो सेठी साहब की तरफ से मैथन अलॉयज ये स्टॉक है जिसमें 500 रुपये के टारगेट हैं, और कोई बड़ी बात नहीं, अगर उसके ऊपर भी निकल जाए तो बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें कोई डाउट नहीं। आइए बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ बढ़ेंगे। स्वाति हमारे साथ जुड़ने वाली, लेकिन उससे पहले गोदरेज कंज्यूमर्स का रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर 395 करोड़ का मुनाफे का आंकड़ा, 301 करोड़ का अनुमान था, तो पहला आंकड़ा जो आता दिख रहा है उम्मीद से बेहतर है, 395 करोड़। जरा एक बार कुणाल जी जरा चार्ट देखिए गोदरेज कंज्यूमर्स के लिए, ऊपर नीचे दोनों लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बता दें। देखिए जी, जो इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर की तरफ है वो 701 रुपए का है। 701 का अभी 694-95 का भाव है। तो मुझे लगता है कि 701 की रेजिस्टेंस पार होगी तो आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे काफी स्ट्रांग लगता है, और नीचे जब तक 688 का लेवल ना टूट जाए तब तक बिकवाली की राय नहीं है। तो 688 नीचे सपोर्ट है। मुझे ओवरऑल इसमें पॉजिटिव बायस दिखाई देता है, लेकिन खरीदारी करें 701 रुपए का लेवल पार हो जाने के बाद ही। ओके, तो ये है 701 के पार आपको करनी है खरीदारी। फिलहाल करें इंतजार गोदरेज कंज्यूमर्स के, यानी कि बंसल जी के लैंग्वेज में गोदरेज CP के रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं, ये है आपके लिए। लेकिन एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ आगे बढ़ेंगे, और ये खबर डाइवेस्टमेंट से जुड़ी और बेहद काम की है, बेहद इंपॉर्टेंट है, और जो कुछ आप शोर शराबा शोरगुल सुन रहे हैं उसके एकदम विपरीत। जी हाँ, इस खबर को बेहद ध्यान से सुनिए, और ये बहुत 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 ही एक्सक्लूसिव और रिलायबल सोर्सेज से आती हुई। आइए सुनिए ये खबर। स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ हैं। क्या है खबर, स्वाति बताइए। बिल्कुल, BPCL डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर जो आज खबरें हुई हैं, जो वायर एजेंसीज ने ये लिखा है कि इस साल शायद BPCL डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया ना हो। इसका मेरे सूत्र ने, सरकार में जो सूत्र हैं, टॉप ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इसका कंप्लीट खंडन किया है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है ये कंप्लीट करने के लिए ट्रांजैक्शन BPCL का इसी साल। चूंकि डिले जरूर हुआ, इनफैक्ट आपको याद होगा अनिल जी, हम ही सबसे पहले हमारा ही चैनल था जिसने बताया था कि डिले आने वाला है। 2 महीने के लिए डिले आया जरूर, 30 सितंबर तक टाइमलाइन एक्सटेंड की गई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। प्रोसेस डिले हुआ है बट कंप्लीशन इसी साल होना है, ये सरकार बहुत क्लियर है। ये एक इसमें कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, जो हमें सूत्र बता रहे हैं। ऑफ कोर्स जो पुश किया गया था वो कोविड के ही चलते किया गया है। बराबर सूत्र में यही कह रहे हैं कि जो बिडर्स हैं उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि आप थोड़ा सा प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, क्योंकि हमें कुछ समय चाहिए, हमें विजिट करनी है फैसिलिटी, हमें यहाँ आना है। इट्स अ बिग प्राइवेटाइजेशन प्लान, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, यहाँ बहुत बड़े अमाउंट की बात हो रही है। तो इस पे एक जो इंटरेस्टेड पार्टी है उसको खुद आके यहाँ मिलना होगा, ड्यू डिलिजेंस करना होगा, उसके लिए थोड़ा समय जरूर लगेगा। 4 महीने हमने देखा इकोनॉमी बिल्कुल बंद पड़ी थी, और अब चूंकि हमने वापस चालू की है, क्योंकि मेरे सूत्र का ये भी कहना था कि हम 2 महीने क्यों, हम 6 महीने आगे पुश कर सकते थे, करना था, बट उनका बहुत क्लियर कट प्लान है। लगातार मीटिंग्स चल रही हैं कि इसको कैसे टाइम बाउंड मैनर में पूरा किया जाए। ये साल BPCL का डिसइन्वेस्टमेंट होगा, ये सरकार की मानना ही नहीं, ये सरकार की पूरी प्लानिंग है, और इसमें कोई डाउट नहीं है। वो कह रहे हैं या बिल्कुल गलत बात है जो भी ये कह रहा है कि इस साल BPCL का डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होगा। BPCL का डिसइन्वेस्टमेंट इस साल जरूर होगा, सूत्र के तरफ से हमें ये खबर आई है। बिल्कुल, और खबर के दम पर हम स्टॉक पर भी रिएक्शन आते हुए देख रहे हैं। और अनिल जी, ये इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि इस डाइवेस्टमेंट को लेकर काफ़ी प्रोसेसेस हुए हैं, बट अहम क्लैरिफिकेशन आ रहा है कि इसी साल होना चाहिए। जहां तक डाइवेस्टमेंट का सवाल है, कैसे देखना चाहिए सर, स्पेशली जो डर बना था कि शायद इस साल नहीं हो?
दीप, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत अहम खबर है बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट को लेकर। 475 से 480 जो स्टॉक चलता था वो 400 रुपये सिर्फ इस खबर के दम पर आया है कि डाइवेस्टमेंट टल रहा है। और जो 2 महीने के लिए टाला सरकार ने, उसके लिए उन्होंने साफ साफ कहा था कि कोरोना की वजह से इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद है, आना जाना, ड्यू डिलीजेंस करना, रोड शोज करना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप ऐसा तो है नहीं कि अगर आप, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आपको समझिए इस कोरोना काल में एक फ्लैट खरीदना है तो आप क्या घर बैठे बैठे ऑनलाइन खरीद लेंगे? आप जाएंगे, देखेंगे, बिल्डर से बातचीत करेंगे, इतना आसान नहीं होता है। सिमिलर सिचुएशन बीपीसीएल के लिए भी है। अगर कोई भी बड़ी कंपनी, विदेशी कंपनी आकर बीपीसीएल खरीदना चाहती है तो वो बीपीसीएल के मैनेजमेंट से मिलेगी, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से मिलेगी, सरकार से मिलेगी, समझेंगी क्या है क्या नहीं है। इतना आसान थोड़ी कोई इतना बड़ा पैसा लगाने जा रहा है कि आराम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कर लिया और पता चल गया। ये इसके लिए वक्त चाहिए। और इस वक्त जो स्वाति खबर लाई है वो बेहद अहम है 2-3 लिहाज से। देखिए, पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, लॉजिकल देखिए, बीपीसीएल ने हाल ही में अपने कर्मचारियों को वीआरएस दिया है। वीआरएस क्यों दिया है? अगर उन्हें डाइवेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं होना है, प्राइवेटाइजेशन के लिए तैयार नहीं होना, तो क्यों वीआरएस देंगे? पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो इनकी है, वो नुमालीगढ़ रिफाइनरी बहुत पूरी संभावना है कि ऑयल इंडिया या आईओसी या ओएनजीसी में से तीनों के बीच में से या सबसे ज़्यादा ऑयल इंडिया की संभावना है, उनके पास जाएगी। और वो डील भी ऑलमोस्ट ट्रैक पर है। और 35 रुपये प्रति शेयर नुमालीगढ़ रिफाइनरी का वैल्यूशन है, वो बीपीसीएल के शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा। दूसरी चीज, और जैसे ही ये प्रोसेस पूरी होती है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी बीपीसीएल से बाहर निकलती है, उसके बाद आपके पास प्योर बीपीसीएल है बेचने के लिए, क्योंकि रिफाइनिंग बिजनेस आपका अलग हो गया। उसके बाद कुछ हफ्ते लगेंगे जिसमें ये प्रोसेस पूरी की जाएगी। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि बीपीसीएल का डाइवेस्टमेंट इस साल नहीं होगा, वो गलत कह रहे हैं। हमने खबर दी थी, हमने खबर ये दी थी 15-20 दिन के लिए शायद टल सकता है या महीने भर के लिए टल सकता है, क्योंकि कोरोना की वजह से। और उस खबर पर सरकार ने खुद मुहर लगाई है। उन्होंने 30 सितंबर तक के लिए अपनी बोलियां टाली थी। लेकिन आज जो वायर्स पे खबरें आ रही है और जो ये कह रहे हैं कि इस साल बीपीसीएल का फाइनेंशियल ईयर में विनिवेश नहीं होगा, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं दिल्ली से, डाइवेस्टमेंट मिनिस्ट्री में, दीपम में, हमारे सूत्र हमें साफ साफ बता रहे हैं कि ये खबरें सरासर गलत है। जहां भी वायर्स पे ये खबरें आ रही है सही नहीं है। बीपीसीएल का डाइवेस्टमेंट ऑन ट्रैक है। ढेर सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, विदेशी कंपनियां हैं जो इंटरेस्टेड है बोली लगाने के लिए। बोली लगाने पर विचार करिए। अब ये आगे तय होगा कितनी कंपनियां बोली लगाती है, किस दाम पर लगाती है, कितना एग्रेसिवली बिडिंग होती है, वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसके लिए। लेकिन डाइवेस्टमेंट नहीं होगा ये कहना इस वक्त बिल्कुल भी गलत है। तो बीपीसीएल का डाइवेस्टमेंट ऑन ट्रैक है, बिल्कुल भी चिंता न करें। ये आपके लिए एकदम साफ साफ है। बीपीसीएल के लिए डाइवेस्टमेंट इज ऑन ट्रैक, एकदम क्लियर कट है। जी दीप। बिल्कुल, डाइवेस्टमेंट इज ऑन ट्रैक, बिल्कुल क्लियर ट्रैक है। और देखिए, स्टॉक में भी थोड़ी आपको रिकवरी आती हुई दिख रही है इस खबर के दम पर। आशीष जी, किस तरह से देख रहे हैं? जहां तक पूरे डाइवेस्टमेंट का सवाल है, बीपीसीएल पर काफ़ी इंटरेस्ट है और अब अगर इसी साल होने वाला है डाइवेस्टमेंट, तो आपका क्या व्यू है सर स्टॉक पर? जी, मेरा ये मानना है करीब 7 महीने का टाइम इस फाइनेंशियल ईयर का बाकी है और गवर्नमेंट ने भी काफी सारा प्रोग्रेस उस मैटर पे ऑलरेडी कर लिया है। तो जहां तक स्टॉक की बात करते हैं तो ऑलरेडी 550 से स्टॉक 400 रुपए तक आ गया है। और जब आपको मालूम ही है कि आज ये ट्रांजेक्शन अगले 6 महीने 9 महीने में होने ही वाला है, तब आपको मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा डाउनसाइड इसमें बाकी है। सिर्फ स्टॉक इसलिए गिरा क्योंकि लोगों को लगा कि अब ये थोड़ा इनडेफिनेट डिले हो जाएगा या थोड़ा सा र्यूमर ऐसा आ गया कि शायद इस साल में नहीं होगा। बट मेरा मानना है यदि फंडामेंटली भी देखा जाए तो 400 रुपए के भाव पर बीपीसीएल में अभी भी काफी वैल्यू है। और जैसे जैसे कुछ गवर्नमेंट की तरफ से और पॉजिटिव न्यूज आती है तो मुझे लगता है ये दोबारा 450 470 तक जा सकता है। और बिल्कुल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो यहाँ से सिर्फ 10-15 रुपए की डाउनसाइड बाकी है और अपसाइड में कम से कम इसमें 50 रुपए मिलेंगे। बिल्कुल, तो रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है और खबर भी यही है कि डाइवेस्टमेंट इसी साल होगा। थोड़ा डिले ज़रूर हो गया है वेरियस फैक्टर्स की वजह से, पर डाइवेस्टमेंट इसी साल होगा, ये सरकार का कमिटमेंट है। स्वाति जी की तरफ से ये एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए आते हुए, और स्टॉक में भी हमने इस खबर के दम पर अच्छी रिकवरी इस समय होते हुए देखी है। तो ये है आपके लिए बीपीसीएल पर एक्सक्लूसिव खबर। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आप नज़र डाल लें, जहां तक आज के एक्शन का सवाल है, बीपीसीएल में तो हम रिकवरी देख ही रहे हैं। एक्सिस बैंक में भी अच्छी तेज़ी इस समय बनती हुई दिख रही है, तो वहां पर भी नज़र रखिए जहां तक मार्केट एक्शन का सवाल है। और ऑफ कोर्स रिलायंस और एचडीएफसी बैंक तो आपको ज़बरदस्त एक्शन में है। एक स्टॉक है कुणाल जी कैश स्पेस से, जहां पर आज नया रिकॉर्ड बनते हुए देखा है।
MCX, जरा इसकी चार्ट देखकर बताइए क्या एक्शन करना चाहिए। MCX पे जो कमोडिटीज ट्रेड होती हैं वहां पर तो अच्छा एक्शन है ही, पर MCX के स्टॉक ने भी आज नया रिकॉर्ड बनाया है, नया हाई छुआ है। कोई राय इस चार्ट पर, अगली डायरेक्शन बता सकें? देखिए बहुत ही शानदार मूव आते हुए दिख रहा है दीपांशु। कई दिनों से लगातार बिल्कुल खड़ी बढ़त हमने स्टॉक में देखी है, और अभी जो पिछले 2-3 दिनों में कंसोलिडेशन हुआ था, एक पैटर्न बना है जिसको बुलिश पेनेंट पैटर्न कहते हैं, और आज के ट्रेड में ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। और जैसा आपने सही कहा कि बिल्कुल नया लाइफ टाइम हाई बनाते हुए स्टॉक दिखाई पड़ रहा है, तो बिल्कुल लॉन्ग करके चलना चाहिए। जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस ऑलरेडी हैं बिल्कुल होल्ड करें, और ऊपर के लेवल्स आएंगे। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1900 रुपए की ओर बढ़ रहा है, इन स्तरों पर भी बाय करके चलें। 1710 पर मेरी राय में स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ऊपर मुझे 1900 तक की जगह दिखाई देती। ओके, 1900 तक की जगह आपके लिए ऊपर MCX में। लेकिन कुणाल जी, ये खड़ी बढ़त का क्या मतलब बढ़त भी आड़ी, खड़ी, टेढ़ी, इसे सब अलग अलग तरह की होती है। आपने कहा खड़ी बढ़त, मतलब खड़ी बढ़त से मैं क्या मतलब निकालूं? अनिल जी देखिए वर्टिकल राइज, यानी कि देखिए अनिल जी, जैसे कि आप वैष्णो देवी के अगर दर्शन करने जाएं तो जिस तरह की चढ़ाई वहां पर है वो खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल वैसी खड़ी बढ़त है अनिल जी, बिल्कुल सीधी। अच्छा, कोई ऐसा भी तो चार्ट बताओ, आड़ी बढ़त या आड़ा बढ़त वाला, मतलब ऐसा, ताकि हमको एक आइडिया लगे कि खड़ी बढ़त वाला चार्ट ऐसा, आड़ी बढ़त वाला चार्ट ऐसा, कभी ऐसा वाला दूसरा भी बताओ। तो क्या वो एग्जाम्पल देने से ना चीज़ें जल्दी समझ में आती है, तो आपके एग्जाम्पल का इंतजार रहेगा कुणाल जी। लेकिन मुझे अच्छा लगा शब्द, बहुत बढ़िया, खड़ी बढ़त, एकदम मतलब सुनते ही समझ में आ गया कि मतलब स्टॉक किस तरह से भाग रहा है। ये आपने 2 शब्दों में समझा दिया। जी जी कुणाल जी। अनिल जी, सबसे अच्छा शब्द तो आपने इन्वेंट किया था, वो है फिसल पट्टी। अनिल जी, मुझे कई सारे चार्ट्स में देखता हूं मेरे मुंह से निकलता है फिसल पट्टी। आपने वो शब्द जो है पहली बार जिक्र किया था, तो वो कमाल का शब्द है अनिल जी, फिसल पट्टी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो फिसल पट्टी ये है आपके लिए वो स्टॉक जो लगातार नीचे का सर्किट टू सर्किट मारते हैं। तो या तो आप अगर उनको है ना सर्किट टू सर्किट देखेंगे तो सीढ़ियाँ दिखेगी, और ऐसे देखेंगे लाइन में तो पूरा फिसल पट्टी नजर आएगी। तो जैसी फिसल पट्टी है वैसी ही खड़ी बढ़त वाला ये शेयर MCX आपके लिए आता हुआ बहुत ही बेहतरीन शेयर है ये आपके लिए, एब्सोल्युटली। तो चलिए, बढ़िया खबर आपके लिए। लेकिन अब तैयार हैं जय ठक्कर, और कैश का ऑप्शन लेने का वक्त है। तो जय के लिए बिगुल कैश का ऑप्शन का। स्वागत है जय आपका, बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रेड किया जाए आज? गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। अनिल जी, मैं इनफैक्ट कहूंगा कि 2 अपडेट है। पहले तो कि इंडेक्स का जहाँ तक सवाल है, हमने 11,050 का जो कॉल ऑप्शन कल रेकमेंड किया था 72 रुपीज़ पे, अभी करीब 92 के आसपास है, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे दी है। एंड बैंक निफ्टी में इनफैक्ट मैं कहूँगा कि सुबह जो पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह दी थी, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ऐसे लेट हो चुका है, बट मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया रिकवरी मार्केट में देखने मिली है। सो रिलायंस लेड आप कहो रैली, जी लिमिटेड लेड रैली, एंड देयर आफ्टर HDFC बैंकिंग एंड सारी बैंकिंग बैंक में बहुत ही खास अच्छी रिकवरी देखने मिली है। तो 11,100 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा में अनवाइंडिंग होते हुए नजर आ रहा है 11,100 के कॉल ऑप्शन पे, और मैं कहूँगा कि अच्छा बिल्डअप भी देखने मिल रहा है पुट साइड पर। तो 11,100 के स्ट्राइक पर बहुत ही अच्छा एक्शन देखने मिला है हमें आज, और क्लियरली एक ब्रेकआउट भी देखने मिल रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। मोमेंटम बहुत ही बढ़िया, और जो हिसाब से ये सारी हैवी वेट्स आज के ट्रेडिंग सेशन में एक रिवर्सल दिखा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स है जैसे रिलायंस को फिर से एक लाइफ टाइम हाई लगा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 11,100 का कॉल ऑप्शन जो करीब अभी 62 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसको खरीद कर चलना चाहिए। पहला टारगेट बनता है 98 का, दूसरा टारगेट बनेगा 112 का। 98, 112 ये 2 टारगेट्स के लिए 11,100 का एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 33 रुपीज़ का। तो मैं कहूँगा नीचे में आप मैक्स टू मैक्स अगर रिस्क देख रहे हो तो 29 पॉइंट्स का ही है। ऊपर में टारगेट्स अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट लाइक डबल हो सकता है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि 112 तक के टारगेट्स बनकर आ रहे हैं, तो 62 वाला कॉल ऑप्शन लगभग करीब वो डबल ही हो गया अगर 112 जाता है तो ये एक रिकमेंडेशन है पहला तो इंडेक्स पर, और सेकंड कॉल पर भी है अनिल जी, अगर आपकी इजाजत हो तो एक स्टॉक ऑप्शन कॉल पर भी देता हूँ। एक बार ये ऑप्शन जो खरीदना है जय, 1 मिनट में आपके पास आता हूँ जय, ये जो ऑप्शन खरीदना है ये क्या प्राइस में लेना है, एक बार जरा प्राइस मुझे बताएं आप।
बिल्कुल अनिल जी, 11,100 का एट द मनी कॉल ऑप्शन निफ्टी का खरीदना है। हमने 11,050 का जो लिया था वहां से प्रॉफिट बुक कर हम शिफ्ट हो रहे 11,100 में एट द मनी पे, जो 62 पे मिल रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा टारगेट ऊपर की तरफ 98 और 112, ये दो टारगेट्स रहेंगे अनिल जी, और नीचे में हम स्टॉप लॉस इस पे लगा सकते हैं 32 का। ओके, ये है आपके लिए राय। अच्छा, अब दूसरा भी आपको ऑप्शन ही देना है या फ्यूचर्स में है अब जय? नहीं, ऑप्शन ही है, बिल्कुल ऑप्शन है और स्टॉक ऑप्शन है। मैं बताइए कौन सा है ऑप्शन जी? अनिल जी, कल हमने कैडिला पर कॉल ऑप्शन दिया था फार्मा में, 405 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन दिया था, जो बहुत ही बढ़िया चला। इनफैक्ट 18-19 की रेंज में दिया था, 22-23 का हाई लगा चुका है, वहां पे हमने प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे दी है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि फार्मा पैक में से ही हम और एक स्टॉक जो जिस पर बाय रिकमेंडेशन दे सकते हैं अभी, वो है सन फार्मा, जिसका 540 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है, जो करीब अभी ये रेंज में मिल रहा है 1790 से लेके 1850, 17.9 से लेके 18.5, ये रेंज में 540 का सन फार्मा का कॉल ऑप्शन मिल रहा है। ये खरीद कर चले। ऊपर में जो पहला टारगेट बन रहा है वो 28.50 का है, दूसरा टारगेट बनेगा 33 रुपए का, 28.50 एंड 33, ये दो टारगेट्स के लिए खरीद कर चलना है। अनिल जी, इसमें हम स्टॉप लॉस नीचे की तरफ लगा सकते हैं 10 रुपए 10 पैसे का। बहुत ही बढ़िया लग रहा है सन फार्मा। इनफैक्ट मैं कहूँगा कल की जो एक दिन की गिरावट हमें देखने मिली थी, वो कहीं ना कहीं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है स्टॉक में। क्लियर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट देखने मिला है, बिल्डअप भी अच्छा देखने मिल रहा है लॉन्ग साइड पर। सन फार्मा को इस डिप में खरीद कर चलना चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड में 550 प्लस तक के लेवल्स दिखाई देंगे ये सीरीज में। बिल्कुल, तो नज़र रखिए जहाँ तक सन फार्मा का सवाल है, ज़बरदस्त एक्शन इस स्टॉक पर बन रहा है। और आज सुबह वीके शर्मा साहब ने भी इसी कॉल पर खरीदारी की राय दी थी, 540 की कॉल, तब क्लोजिंग प्राइस इसका कल का था 15 रुपये का और उनका टारगेट 25 था। तो अब देख सकते हैं कि टारगेट से भी डबल से भी ज़्यादा स्टॉक ने गेंस दिए हैं, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स गेंस आई हैं वीके शर्मा साहब के इस कॉल पर चलिए जल्दी से बिकुल बजाते हैं और जान लेते हैं कि अनिल जी की अब फाइनल क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या है। सर, जहाँ तक ग्लोबल क्यूज़ का सवाल है, थोड़े सुस्त ही ग्लोबल क्यूज़ हैं। डाउ फ्यूचर्स लगभग 25 पॉइंट्स नीचे है, नैस्डैक फ्यूचर्स भी उतनी गिरावट दिखा रहा है। यूरोप के बाजार मिले जुले हैं, बट ज़्यादा एक्शन वहाँ पर भी होते हुए नहीं दिख रहा है। तो थोड़ी क्वाइट क्यूज़ हैं सर, बट ज़बरदस्त तेज़ी है निफ्टी पर 11,100, बैंक निफ्टी 21,500 के करीब। क्या करना चाहिए? ओके, तो दीप सिंपल है, 11,100 के आसपास बंद हो रहा है। क्लोजिंग वैसे वापस आपको अच्छा दिखा रही है, ट्रेंड न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ हो रहा है। मैं एक दिन और इंतज़ार करना चाहूँगा। एक दिन जब बाजार बहुत तेज़ी से 200 पॉइंट गिरे निफ्टी पर और दूसरे दिन तेज़ी से 200 पॉइंट बढ़े, एक दिन दिन के लो पॉइंट पर बंद हो और दूसरे दिन दिन के हाई पॉइंट पर बंद हो, तो ऐसा कोई ज़रूरी है तो है नहीं, कसम तो खाई नहीं है कि बिना पोजीशन की नींद नहीं आएगी या मतलब लेना ज़रूरी है। तो ये कुछ टाइम ऐसा होता है जहाँ कुछ करने के बजाय कुछ सीखने का दिन होता है। तो शांति से बैठिए। मेरी तरफ से आज कोई कॉल नहीं है, न बाय का है न सेल का है। मैं वेट एंड वॉच वाले मूड में, मेरे कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं कि देना ही देना है, तो मैं आराम से बैठा हूँ शांति से। कल देखेंगे, एक दिन एकदम टॉप पे बंद हो और एक दिन एकदम बॉटम पे बंद हो, ऐसे मार्केट में ट्रेड करने के बजाय ऑब्जर्व करना ज़्यादा ठीक है। पुट कॉल रेशियो कल 1.10 था, आज देखिएगा पुट कॉल रेशियो आपको 1.40 1.50 मिलेगा। 40 बेसिस पॉइंट अगर आपका पुट कॉल रेशियो बदल जाता है तो फिर ऐसे में मेरे ख्याल से बेहतर यही है कि आराम से बैठिए। कुछ नहीं, मेरी तरफ से कुछ नहीं, कल की कल देखेंगे। बिल्कुल, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं कि कल बाजार में कैसा एक्शन होते हुए दिखेगा। क्लोजिंग से पहले जल्दी से एक और स्पेस पर नज़र डाल देते हैं। एपीआईज, यहाँ पर हमने ज़बरदस्त एक्शन बनते हुए देखा है और कुछ और भी ट्रिगर्स बन रहे हैं। जल्दी से देवांशी से जान लेते हैं एपीआईज के लिए और कुछ फ्रेश खबरें या ट्रिगर्स क्या हैं, बताएं देवांशी। बिल्कुल दीपांशु, अब देखिए फिलहाल जो जून की तिमाही थी उसमें नतीजे सारी ही एपीआई कंपनीज के काफ़ी दमदार रहे। यही नहीं, जो कंपनीज फॉर्मुलेशन में ज़्यादा फोकस्ड हैं और एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा फोकस्ड है, लेकिन उनका जो एपीआई कारोबार है इसमें अच्छी बढ़त इस तिमाही में हमें देखने मिली है। इसके अलावा आप देखिए चीन से जो दिक्कतें होती हुई दिख रही हैं इम्पोर्ट में, इसके चलते भी हमने देखा जो घरेलू कंपनीज हैं इनकी जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये बढ़ते हुए दिखे थे, इनकी जो सप्लाईज है वो बढ़ते हुए दिखी और इसी के चलते इन्होंने कैपेसिटी भी हाइक की है। साथ ही कोविड के चलते काफ़ी नई दवा के ट्रायल्स आते हुए दिख रहे हैं और कोई भी नई दवा बनती है तो उसमें जो एपीआई होता है वो काफ़ी अहम होता है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि जितनी भी एपीआई है इसकी बिक्री काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है। साथ ही आप देखिए जो कंपनीज हैं
जिनके इस तिमाही में अच्छे नतीजे आते हुए दिखे थे। डॉक्टर रेड्डीज, इस बार इनकी एपीआई सेगमेंट में 80% से ज्यादा की ग्रोथ हमने देखी है। सन फार्मा की अच्छी ग्रोथ थी। लॉरस लैब जो सबसे ज्यादा एपीआई पे ही फोकस करती है, इनके एक्सपोर्ट्स भी इस बार काफी अच्छे बढ़ते हुए दिखे। ओलंपिक फार्मा जैसे स्टॉक्स हैं, सोलारा एक्टिव, ये सारी कंपनीज हैं जो एपीआई पे फोकस्ड है और इनके एपीआई सेगमेंट ने काफी दमदार नतीजे इस तिमाही में दिखाए। यही नहीं, जिनके नंबर्स नहीं आए जैसे कि डीवीज लैब, इनमें भी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इनके नंबर्स काफी अच्छे आते हुए दिखेंगे, तो इसके चलते खरीदारी है। अब क्या ये सस्टेनेबल है ग्रोथ? तो जितनी भी मैनेजमेंट से कॉन कॉल में बात होती हुई दिखी अर्निंग्स कॉल में, इनका यही कहना था कि एपीआई अगले 2 से 3 तिमाही तक श्योरली फोकस में रहेगा। कैपेसिटी बढ़ाने पर इनका फोकस किया जा रहा है। लॉरस लैब जैसे कि 20% अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की योजना यहाँ पे आती हुई दिख रही है। तो कई कंपनीज हैं जो कि फोकस में, सोलर एक्टिव, डीवीज लैब, लॉरस लैब, डॉक्टर रेड्डीज, ग्रैन्यूल्स, ये सारी कंपनीज हैं जिन पर आज फोकस बनता हुआ दिख रहा है। पांच ओके, तो ये हैं वो आपके लिए सारी दमदार कंपनियां एपीआई बनाने वाली, जिस पर हमने डिटेल रिसर्च गुरुकुल में भी की थी वरिंदर के साथ, और तब हमने एपीआई का आसान नाम दिया था चूर्ण, दवा बनाने वाला चूर्ण, और वो सबके समझ में आया। और उसके बाद आप देखिए ये स्टॉक्स ज़बरदस्त एक्शन में ज़बरदस्त तेज़ी करते हुए आपको नज़र आएंगे। ओके, एनीवे, चलिए, तो ये है आपके लिए। और इस वक्त अब क्लोजिंग का वक्त है और देख लेते हैं कि किस तरह की क्लोजिंग आपको मिली। बेहद दमदार क्लोजिंग के लिए भारतीय बाजार तैयार होते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। अच्छी मजबूती के साथ आप साफ तौर पर देख सकते हैं, और ये मजबूती आई है निफ्टी के दिग्गजों से, स्पेशली रिलायंस 7.5% ऊपर, जी 6.5% ऊपर, HDFC बैंक 4.25% ऊपर, JSW स्टील यहाँ पर 3.5% की मजबूती। बैंक्स मजबूत है, ऑटो शेयर मजबूत है। आप देखिए मारुति, हीरो, यहाँ पर तगड़ी खरीदारी होती हुई दिखिए। सुबह की तस्वीर डेफिनेटली बदलती हुई नजर आई। तो सुबह शुरुआती झटके में बाजार जो घूमा है वो बहुत ही गजब होता हुआ दिखा है। तो कुल मिलाकर बहुत ही बेहतरीन तेजी के साथ कल जितना नुकसान के साथ बंद हुए थे, आज उतनी ही मजबूती के साथ, कल जिस तरह से दिन के लो पॉइंट पर बंद हुए थे, आज उतनी ही मजबूती के साथ दिन के हाई पॉइंट पर बंद होते हुए नजर आए। तो देखिए, इंटरेस्टिंग बाजार है, वोलेटाइल बाजार है। भले दिन के दौरान वोलेटिलिटी ना हो, लेकिन ओवरनाइट ज़रूर है इस वक्त। तो दोनों तरफ के ट्रेड आपके लिए बाजार में होते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। सावधानी रखने की ज़रूरत है। आइए प्रोविजनल क्लोजिंग आपके सामने रख दूँ। 21,487, 415 की मजबूती के 415 पॉइंट की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी 211 पॉइंट मजबूत बंद हुआ है 11,102 पर, और 792 अंकों की बड़ी तेजी सेंसेक्स में दिखी है प्रोविजनल क्लोजिंग बेसिस पर। आइए आपके लिए क्या क्या खास है आज शाम को बाजार बंद होने के बाद। अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं तो आपके लिए खबर अच्छी है, और खबर ये है कि 4 महीनों के बाद अब कल से देश भर में जिम और फिटनेस सेंटर्स खुलने जा रहे हैं। जी हाँ, फिटनेस के दीवाने जोश में हैं, लेकिन कसरत करते वक्त उन्हें जोश में होश नहीं खोना है, ये ध्यान में रखिए। और ऐसा ना करें कि 4 महीने से कसरत नहीं की तो एक ही दिन में उसकी कसर निकाल दें, क्योंकि लंबे रेस्ट के बाद तगड़ा वर्कआउट आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है, आपकी हेल्थ के लिए खराब हो सकता है। विश्वेश जी की जो स्माइल है, आप विश्वेश जी समझ गए होंगे, विश्वेश जी बड़े बेताब हो रहे हैं। विश्वेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। वहीं कोरोना के खतरे के बीच में मास्क पहनकर एक्सरसाइज करना भी उतना ही खतरनाक है। ये वो तमाम सवाल है जबकि कोरोना काल में जिम में तो जाना है, लेकिन जिम में सावधानी क्या रखनी है, वर्कआउट करते वक्त, जिम में आते जाते वक्त, और जिम के लिए सरकार की SOP क्या है, किन नियमों का आपको पालन करना है, इन सवालों के जवाब मिलेंगे आपको शाम को 6 बजे। आपकी खबर आपका फ़ायदा में। जिम जम के लेकिन ज़रा बच के। जी हाँ, जिम जम के करो लेकिन ज़रा बच के करो। जी विश्वेश जी, तैयारी है आपकी जिम जाने की? अनिल जी वेट कर रहा हूँ। इनफैक्ट मार्च 24 के बाद में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा है। इनफैक्ट मैं तो थोड़ी साइकिलिंग वगैरह कर लेता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से फिजिकल वर्कआउट काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ दी आपने, वेरी वेरी हैप्पी मेरे हिसाब से, बिकॉज ये साल का जो फिटनेस गोल था, मेरे हिसाब से आपने जब शो किया था तो आपने पूछा था कि ये साल का आपका क्या फिटनेस गोल है, तो मैंने ये कहा था कि हर रोज़ मैं 10 किलोमीटर साइकिल चलाऊंगा। तो मोर और लेस लास्ट 3 महीने को अगर छोड़ दे तो मैं हफ्ते की मेरे हिसाब से 50 से 60 किलोमीटर
किलोमीटर साइकिल चला लेता हूँ, वीकेंड पे 25-25 किलोमीटर के 2 राउंड। तो वही है कि एक्सरसाइज कर रहा हूँ आजकल, लेकिन जिम इज वेरी मच एसेंशियल। और देखिए मेरे पापा पुलिस में थे और मैंने पूरी जिंदगी भर उनको देखा है कि जब मैं स्कूल में जाता था तो माई डैड यूज्ड टू लुक सबसे एकदम यंग दिखते थे। तो मैंने यही कोशिश की है कि मेरे बच्चों की स्कूल में जब जाऊं तो हम यंग दिखे, शेप में दिखे। तो मेरे हिसाब से इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो जिम डेफिनेटली जाना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ सर। देखिए हमारे पैनल पे सुमित जी हैं, वो मारवाड़ी हैं, आप हैं गुजराती, फिर आशीष जी भी थोड़े थोड़े मारवाड़ी हैं, नितिन जी मारवाड़ी हैं, कुणाल जी मारवाड़ी हैं। देखो एक चीज़ समझिए, देखिए जो है ना सच्चा गुजराती और सच्चा मारवाड़ी है वो जिम नहीं जाता है, वो जिमने जाता है खाने के लिए। तो आप कहाँ जिम के चक्कर में, साइकिलिंग के चक्कर में पड़े हो? विश्वेश जी आपके अभी खाने खेलने के दिन है, आप फोकस खाने पे कीजिए, जिम के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, ठीक है? तो थोड़ा इंस्पायर हो जाइए वागले साहब से भी, ऐसा नहीं खाइए जिम में कहाँ क्या रखा है, आप जिमिए, जिम में मत जाइए। और जाइए तो आज शाम का 6 बजे का शो देखने के बाद जी कुणाल जी की विशेष टिप्पणी आ रही, पहले कुणाल जी को सुनता हूँ। और जाना भी है तो शाम का 6 बजे वाला शो देख के जाना है, ताकि आपको ध्यान रहे क्या सावधानी रखनी। जी कुणाल जी। अनिल जी बड़ा बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए 34 वर्षीय हमारे जो विश्वेश जी हैं, उनको अनिल जी हम सबकी ओर से, सारे पैनलिस्ट की ओर से मैं कहता हूं कि काफ़ी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अनिल जी सभी को हो रहा है। जो उन्होंने अभी अभी जानकारी दी, 50 किलोमीटर एक हफ्ते में साइकिल चला लेते हैं। अनिल जी इतनी तो हम गाड़ी भी नहीं चला पाते हैं जितनी साइकिल चला रहे हैं। तो सबको सामूहिक रूप से अनिल जी सब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस कर रहे हैं फिलहाल। नहीं विश्वेश जी की परफॉर्मेंस जिस तरह से इम्प्रूव हो रही है और जिस तरह से उनके तगड़े कॉल्स आ रहे हैं, चिंता न करें, थोड़े दिन में वो साइकिल के बजाय अच्छी खासी कार ले लेंगे, फिर उनको 50 किलोमीटर साइकिल चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आराम से जितना उनको करके आना है साइकिलिंग के बजाय गाड़ी से घूम आएंगे, कोई चिंता नहीं करें। लेकिन वागले साहब कुछ कहना चाहते थे। जी वागले साहब। नहीं अनिल जी, मैं विश्वेश जी से ये कहना चाहता हूँ, ज़्यादा यंग दिखेंगे तो बच्चों के साथ उनको भी स्कूल में भर्ती कर देंगे, तो जरा थोड़ा उम्र का दिखना चाहिए। हाँ वैसे ये बात है, स्कूल नहीं तो कॉलेज स्टूडेंट तो दिखते ही हैं। एक और हमारे कॉलेज स्टूडेंट दिखने वाले सुमित जी भी हैं, सुमित जी की विशेष टिप्पणी। जी सुमित जी। अनिल जी अभी जस्ट आपने बोला कि यहाँ मोस्टली मारवाड़ी लोग बैठे हैं, तो जिम नहीं जीमने जाना चाहिए। तो लोग पूछ रहे हैं जीमने होता क्या है, तो लोगों को थोड़ा सा हिंदी में हमको बता देना चाहिए। उसका मतलब है कि खाने के लिए इनविटेशन मिले वहां जाते हैं। हाँ शादी में नहीं होता है जो इनविटेशन आता है और सब खाना खाने जाते हैं, उसको हम मारवाड़ी में जिम ना बोलते, जिमने का इनविटेशन आया है तो वहाँ जा रहे हैं। तो वो उस मतलब आप दूसरे के यहाँ इनविटेशन ढूंढो कि कहाँ खाने जा सकते हैं, ये आपका टारगेट होना चाहिए, जिम जाने का टारगेट नहीं होना चाहिए। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, जो अभी कुणाल जी ने बोला ना, उनको कौन सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनका बढ़ रहा है विश्वेश जी को सुन के, 50 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं, तो थोड़ा सा अनिल जी उनका वो कॉम्प्लेक्स बढ़ा रहा हूँ। अनिल जी मैं भी रोज सुबह 8 किलोमीटर वॉक करता हूँ, हल्की सी जॉग करता हूँ, तो हफ्ते में 6 दिन तो करता हूँ, तो 8 into 6 कुणाल जी कर लें और थोड़ा सा अपना कॉम्प्लेक्स बढ़ा लें। क्या बात, वाह गजब भाई, क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त फिटनेस लेवल है। तो अच्छा है, वैसे फिट रहना चाहिए। आप फिट हैं तो हिट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, तो बढ़िया है। ये मस्ती मजाक की बात है, लेकिन हाँ फिटनेस का ध्यान रखें और जिम जाना अगर आप, क्योंकि कई लोगों को योगा करना पसंद होता है, जैसा मुझे जिम जाना पसंद नहीं है, मुझे योगा करना ज़्यादा पसंद है। जी सुमित जी कुछ कह रहे हैं। जी सुमित जी। अनिल जी एक चीज और भी की जा सकती है। अभी छुट्टियां मतलब लॉकडाउन चल रहा है, तो दिन में पहले जो 2 टाइम खाना खाते थे वो 5 टाइम भी खा सकते हैं। जैसे मेरा दिन में 4 से 5 टाइम खाना हो रहा है, सुबह दोपहर शाम रात सब मिला के, तो ये चीज भी की जा सकती है, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन ये आपके मुंह से छुट्टी निकली कैसी है? मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपके बहुत लोगों, पाठोदय जी पोदार जी ने सुना ना हो, नहीं तो उन्हें लगेगा कि सुमित जी घर से छुट्टी का माहौल बनाकर आराम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पता चला कि आपको ऑफिस बुलाना शुरू किया है। सुमित जी ऐसी चीज़ गलती से भी मुंह से न निकाले, छुट्टियों का माहौल बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बोलो छुट्टी के दिन भी काम का माहौल, काम करते रहे, फिट रहे, हिट रहे। और आइए अब आपको बता दूं शाम के 8:30 बजे का शो
आज क्या है खास। शाम को 8:30 बजे मनी गुरु में हम बताएंगे तंगी में कैसे चुकाएं ईएमआई। जी हाँ, आप लोन मॉरेटोरियम अगर नहीं लेना चाहते या लेने में दिक्कत है और जेब में आपके पैसे नहीं है लोन की ईएमआई भरने के लिए, तो ऐसे में बिना मॉरेटोरियम लिए या बिना अगर आपको मॉरेटोरियम मिलता है तो आप किस तरह से ईएमआई का भुगतान कर सकते हैं। एक से ज़्यादा लोन है तो आप ईएमआई को कैसे मैनेज करें, तंगी में लोन को मैनेज करने का सही रास्ता बताएंगे हम आज रात 8:26 पर। देखिएगा मनी गुरु में तंगी में कैसे चुकाएं ईएमआई, मिस मत करिएगा, ये बेहतरीन शो आप सबके लिए। तो शाम के लिए बजाय आप बिना काम की चिल्लम चिल्ली वाली, चीखने चिल्लाने वाली, परेशान करने वाली और आपके दिल दिमाग पर स्ट्रेस डालने वाली पॉलिटिकल डिबेट के बजाय कुछ अच्छे और बढ़िया काम के कार्यक्रम देखिए जहां पर आपको ज्ञान मिलेगा, कुछ फ़ायदा होगा। ये आपके लिए 2 बेहतरीन शो और उसके अलावा खबर चालीसा, बुलेटिन, ये सारी चीज़ें तो आपके लिए हैं ही, इन्हें भी मिस मत कीजिएगा। आइए आप सभी से विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया अदा करेंगे सुमित जी का, साथ ही विश्वेश जी, आशीष माहेश्वरी साहब, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे लिए आपने वक्त निकाला और नितिन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप सबसे लेंगे विदा, मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार है कमोडिटी बाजार का अपडेट और कल सुबह आप सबसे होगी मुलाकात। नमस्कार।